हेलो नमस्कार साथियों, दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम वीडियो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व के महाद्वीप, हमें सातों महाद्वीपों के बारे में विस्तार से पढ़ना होता है इस टॉपिक के अंतर्गत। तो उन्हीं को हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज हम अफ्रीका महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हर एक चीज़ को यहाँ पर हम मैप के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि भूगोल के अंतर्गत हम मैप है उनका बड़ा रोल होता है और हम हर एक चीज़ को यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको कुछ भी यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं होगी, इसी क्लास में आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और इस क्लास की जो PDF आपको दादू क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी और उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है, तो वहाँ पर आप जुड़ जाना, आपको PDF वगैरह दे दी जाएगी। तो चलिए फिर देखें, आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारी है पृथ्वी। इस पृथ्वी के एक भाग पर तो हमारा स्थल मंडल है और एक भाग पर हमारा जल मंडल यानी जल राशि का विस्तार है। पृथ्वी का पूरा क्षेत्रफल कितना है, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर यानी 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर हमारा टोटल क्षेत्रफल है पृथ्वी का। इसके 29.2% यानी 14.88 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर हमारा क्या है, स्थल मंडल का विस्तार है। और जल मंडल की हम बात करें तो इसका विस्तार है 70.8% यानी 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर हमारे क्या है, इस जल मंडल यानी जल राशि का विस्तार है। तो पृथ्वी हमारी टोटल तो 29.2 पर हमारा क्या है, स्थल मंडल है और 70.8% पर हमारा जल मंडल है, ठीक है। जल मंडल का कितना क्षेत्रफल है, तो 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और इसकी हम बात करें तो 15 आप याद रख लेना स्थल मंडल का, तो 15-36 का आपको ये रेशियो याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब स्थल मंडल की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो हमारी क्या होती है, महाद्वीप होती है। और जल मंडल की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो हमारे महासागर होते हैं। क्या होते हैं, महासागर होते हैं। तो हमारे पृथ्वी पर हम बात करें तो 7 तो हमें महाद्वीप देखने को मिलते हैं और 4 हमें महासागर देखने को मिलते हैं। देखिए आपको कहीं कहीं 5 महासागर देखने को मिलता है, लेकिन वो गलत है। अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, इनका जो दक्षिणी भाग है इसको हम अंटार्कटिका महासागर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, दक्षिण अंटार्कटिका महासागर कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारा ऐसा कोई दक्षिण अंटार्कटिका महासागर अभी स्वीकार नहीं किया गया। यहाँ पर हमारे 4 महासागर है। एक तो हमारा प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर और हमारा आर्कटिक महासागर। और हमारे 7 महाद्वीप है। कौन कौन से, ये एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये तो हमारे क्या है, 7 महाद्वीप है और 4 हमें यहाँ पर महासागर देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करूं इन महासागरों की और महाद्वीपों की, तो यहाँ पर स्थल मंडल उसकी सबसे बड़ी जो इकाई होती है मित्रों, वो हमारी क्या होती है, महाद्वीप होती है। लेकिन इसमें हमें द्वीप भी देखने को मिलते हैं, प्रायद्वीप भी देखने को मिलते हैं और अंतरीप भी देखने को मिलता है। अंतरीप तो क्या होता है कि ऐसा थोड़ा सा, जैसे कि मान लीजिए हमारा, ये मान लीजिए आप स्थल मंडल है, हमारा स्थल मंडल है और ये हमारे इसके चारों ओर क्या है, समुद्र है। अब यहाँ पर क्या है कि ये तो हमारा थोड़ा सा बड़ा भाग, ये बड़ा क्षेत्र है जो यहाँ पर जल की तरफ यहाँ पर उभरा हुआ है, समुद्र की तरफ, यानी इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, यहाँ पर तीनों ओर से यहाँ पर जल से घिरा हुआ है। कौन, हमारा ये भाग। तो ये जो बड़ा भाग होगा ये तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रायद्वीप हो जाएगा। अब ये आपको यहाँ पर नुकीला सा भाग दिखाई दे रहा होगा जो समुद्र की ओर थोड़ा सा संकीर्ण रूप से बढ़ा हुआ है, जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मित्रों अंतरीप हो जाएगा। लेकिन वही अगर अंतरीप को मैं बड़ा कर दूं इसका और तीनों ओर से मैं घिरा हुआ मान लूं, तो ये हमारा प्रायद्वीप हो जाता है। तो इस प्रकार अंतरीप और प्रायद्वीप यहाँ पर केवल उनके क्षेत्रफल के आधार पर यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। दोनों यहाँ पर जल तीनों ओर से जल से घिरे हुए होते। जैसे कि मान लीजिए हमारा दक्कन प्रायद्वीप, ये आपको देखने को मिलता है, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ, हिंद महासागर और अरब सागर और हमारे बंगाल की खाड़ी, तो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रायद्वीप हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कन्याकुमारी भी देखने को मिलता है जो संकीर्ण है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अंतरीप हो जाएगा। तो ये आपको अंतरीप और प्रायद्वीप के मध्य आपको क्या डिफरेंस नजर आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो द्वीप देख लिया, प्रायद्वीप, अंतरीप। ये जो महाद्वीप होता है ये हमारा क्या होता है, स्थल मंडल की क्या होता है, ये सबसे बड़ी इकाई होती है। और विश्व में हमारे 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है, हमारे 7 महाद्वीप है। इनमें हम 7 महाद्वीपों को जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर क्रम वाइज करते हैं। देखिए
तो ये हमारे क्या है, सबसे अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर, तो इस विश्व में यानी स्थल मंडल जो भी है 29.2% यानी 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 14.88 वर्ग करोड़ वर्ग किलोमीटर और लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसके सर्वाधिक भाग पर यानी 29.5% पर हमारा क्या है, एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये आपको क्रम याद रखना होगा। और ये जो है इनका साथ में क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है वो भी याद रखना होगा। 29, 20, 16, 11, 9, 6 और 5, 29, 20, 16, 11, 9, 6, 5, आप इसको नंबर के तौर पर याद कर लीजिए। ये तो आपको आपने पढ़ा ही होगा बार बार इसको कि भाई एशिया, अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर हमारा अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और आपको क्षेत्रफल के प्रतिशत भी याद कर लीजिए, 29, 20, 16, 11, 9, 6, 5, 29, 20। मैं आपसे कहूँ भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर है 29, 20, 16, 11, 965, इस पर आप कभी भी मैसेज कर देना। तो इसको आप नंबर के तौर पर याद रख लीजिए, 29, 20, 16, 11, 965, 29, 20, 16, 11, 965, 29, 20, 16, 11, 965। अब एशिया का कितना है, 29.5%। अफ्रीका का कितना है, 20% याद कर लीजिए, 20 आता है, लेकिन इतना जो है डी में जाएंगे तो फिर सारे याद नहीं होंगे। तो अफ्रीका का है 20%, उत्तरी अमेरिका का है 16, फिर दक्षिण अमेरिका का 11, फिर अंटार्कटिका का 9%, फिर यूरोप का 6 और फिर हमारा 5.5 ऑस्ट्रेलिया का। आगे बढ़ते हैं। अब जनसंख्या के आधार पर अगर आपसे क्रम पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है विश्व में हमारे एशिया महाद्वीप में। कहा एशिया महाद्वीप है, तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यानी सबसे ज्यादा हमारे एशिया में निवास करती है, फिर यहाँ पर अफ्रीका में, फिर यहाँ पर यूरोप में, और यूरोप घना आबादी वाला हमारा जो है महाद्वीप है यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर यहाँ पर दक्षिण अमेरिका, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। और अंटार्कटिका में यहाँ पर कोई भी निवास नहीं करता, हालांकि निवास करते हैं ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमारे अनुसंधान कार्य वगैरह वहाँ पर चलते हैं, लेकिन उनकी जो है ये लोग हमारे महाद्वीपों से जाते हैं, यानी हमारे इन महाद्वीप से एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से जाते हैं। अफ्रीका वहाँ जो अंटार्कटिका वहां पर कोई मूल निवासी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर याद रखना होगा। अब हम जो मित्रों थोड़ा सा वेगनर का सिद्धांत पढ़ लेते हैं और हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि भाई महाद्वीपों के बारे में जो है वेगनर ने क्या कहा था और किस प्रकार जो है इनकी उत्पत्ति हुई है पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के आज तक, ठीक है। यहाँ पर हम प्लेट टेक्टोनिक वगैरह थ्योरी ये जो है इनके बारे में इतना हम पढ़ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे इतना सिलेबस में नहीं है, सीधा सा लिखा हुआ विश्व के महाद्वीप। लेकिन महाद्वीप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमें जो है आइडिया होना चाहिए कि आखिरकार ये महाद्वीप जो है ये लोरेंसिया, अगारा लैंड ये क्या होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, गोंडवाना लैंड वगैरह, ठीक है। तो देखिए हमारे जो है महाद्वीप बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले तो ये माना जाता था कि भाई हमारे जो महाद्वीप वगैरह हैं ये क्या है, स्थलमंडल की इकाई है, ये तो है ही है, लेकिन ये जो स्थलमंडल की इकाई है ये हमारी कोई इस तरह यानी ये कोई गति वगैरह नहीं करती, ये हमारे स्थल है इस तरह, हमारी पृथ्वी भी इस तरह और हमारे स्थल मंडल ये भी हमारा इस तरह। लेकिन धीरे धीरे आगे अनुसंधान कार्य होते हैं और इसमें इसके संदर्भ में जो है ज़्यादा खोज कार्य वगैरह होता है, तो ये फिर धीरे धीरे आगे पता लगता है कि भाई जो हमारे स्थल मंडल है वो इस तरह यानी गतिशील है, ठीक है। ये हमारा जो है अब मेंटल जो होते क्रस्ट मेंटल वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो ये हमारी इस मेंटल पर हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा तैर रहा है दुर्बलता मंडल पर, ये हमारा तैर रहा है और महाद्वीप तैर रहा है। तो इसके संदर्भ में मित्रों सबसे पहले 1596 में हमारे अब्राहम ओरेटेलियस आते हैं। 1596 में हमारे अब्राहम ओरेटेलियस ये इन्होंने जो है अटलांटिक महासागर के कहाँ पर, अटलांटिक महासागर, आपको यहाँ पर एक मिनट में आपको मैप पर लेकर चलता हूं। ये देखिए ये हमारा जो यहाँ पर हमारा ये मैप देखिए, इस मैप में आपको अटलांटिक महासागर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एस आकृति का। अब इस अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा यानी ये आपको जो तटरेखा यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये यहाँ पर आपको तटरेखा यहाँ पर ये दिखाई दे रही होगी, दोनों यानी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की तटरेखा और यूरोप और अफ्रीका की तटरेखा। ये जो तटरेखा उसमें समानता के आधार पर जो है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की उसने संभावना को व्यक्त किया था। उसने ये कहा था अब्राहम ओरेटेलियस ने कि ये जो आपका भाग दिखाई दे रहा है अटलांटिक महासागर के दोनों तटों
पर, यानी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ये जो भाग हैं पहले यहाँ पर ये जुड़ा हुआ था। अगर नॉर्मल व्यक्ति होगा जब ये पहली बार मैप देखेगा, जो मान लीजिए भाई उस समय मैप बन गया था, ठीक है, 1500 वगैरह पुनर्जागरण वगैरह हुआ था और उस समय जो है मैप वगैरह बन गए थे, तब उसने मैप को गौर से देखा तो उसने देखा कि भाई ये जो है ऐसा आकृति को अगर मैं इसको दोनों से मिला दूं तो ये तो जुड़ा हुआ है। तो उसने सोचा कि भाई ऐसा हो सकता है कि पहले जो है प्राचीन समय में ये जो है हमारे क्या थे, जुड़े हुए थे, ठीक है, ऐसा हमारे अब्राहम ओरेटेलियस ने कहा था। और उसने ये माना कि भाई महाद्वीपों को क्या हुआ, जरूर जरूर विस्थापन हुआ है और जरूर इनका जो है गतिशील हुआ है, जरूर ये इस तरह है, ठीक है। तो ये हमारे सर्वप्रथम अब्राहम ओरेटेलियस ऐसा मानते हैं, लेकिन वो जो है एक सिद्धांत नहीं दे पाते, क्योंकि बात कहने से क्या होगी मित्रों, आपको जो है उसको पुष्टि देनी पड़ेगी, आपको जो है उसको सिद्ध करना पड़ेगा। ऐसा हमारे अब्राहम ओरेटेलियस नहीं कर पाते। और फिर यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं 1908 के आसपास, और उस व्यक्ति का नाम है एफ.बी. टेलर। ये क्या कहते हैं भाई साहब, ये कहते हैं कि भाई हमारा जो है स्थल खंड है वो क्षैतिज स्थानांतरण करता है, यानी जो है क्षैतिज, ये तो आप ऊर्ध्वाधर ये होता है और क्षैतिज हमारे ये होता है। उसने कहा था कि ये हमारे जो है ये हमारी पृथ्वी है, इस पर हमारे क्या है महाद्वीप है, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या कर रहे हैं, ये स्थानांतरण कर रहे हैं, ये इस तरह ये गतिशील है। और इसने सबसे पहले जो है प्रवाह शब्द का प्रयोग किया था, किसके लिए, अस्थिरता या फिर गतिशील के लिए। तो उसने मित्रों सबसे पहले महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो दिया था 1908 में एफ.बी. टेलर ने, ठीक है। तो एफ.बी. टेलर ने जो है सर्वप्रथम यहाँ पर क्या किया था, महाद्वीपीय प्रवाह शब्द जो है ये हमारा दिया था। लेकिन आगे बात बढ़ती है, फिर हमारे अल्फ्रेड वेगनर साहब आते हैं। ये जो है अल्फ्रेड वेगनर साहब, ये हमारे जर्मन के थे और एक जलवायु वेता थे, यानी मौसम वैज्ञानिक थे। और वो जो है जलवायु परिवर्तन वगैरह उस समय जो है अध्ययन कर रहे थे, हमारे 1911, 1910, 11, 12 के आसपास, ठीक। तो जब ये अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने एक चीज को पाया कि ये जो हमारे ठंडे प्रदेश हैं, स्कैंडिनेवियाई देश हमारे जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन हो गए, यहाँ पर जो हमें कोयले के भंडार देखने को मिल रहे हैं। किसने कहा था, हमारे जो है नॉर्वे, स्वीडन में जो है यहाँ पर हमें कोयले के भंडार देखने को मिल रहे थे। किसको, हमारे जो है जलवायु वेता अल्फ्रेड वेगनर को। और दूसरी तरफ उनको ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत और हमारा ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पर, मैप के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि मैप को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूर लगा दिया, कोई बात नहीं, चले जाएंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर उन्होंने ये पाया था अपने अध्ययन के दौरान कि भाई हमारे जो यूरोप के ये जो ठंडे प्रदेश है, यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन वगैरह यहाँ पर देश है, यहाँ पर तो हमें जो है कोयला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या हमें कोयला की जो है यहाँ पर भंडार मिल रहे हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ ब्राजील में, हमारे जो है प्रायद्वीपीय भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ पर हमें हिम निक्षेप देखने को मिल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर बर्फ पड़ रही है 24 घंटे, यहाँ पर तो बर्फ पड़ती नहीं है। तो फिर यहाँ पर हिम निक्षेप कैसे आ गए, कैसे ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया में हिम निक्षेप आ गए, उसने ये देखा। और फिर उसने ये पाया कि भाई नॉर्वे, स्वीडन में कैसे जो है यहाँ पर कोयले के इतने सर्वाधिक भंडार देखने को मिल रहे हैं हमें, है। यहाँ पर तो हमारे जो है ठंडे प्रदेशों में इतनी वनस्पति थोड़ी होती है, बड़े बड़े पेड़ जो यहाँ पर दबेंगे और फिर यहाँ पर कोयला जो है इसका जनरेट होगा, ऐसा तो है नहीं। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि कुछ तो लोचा है, कुछ तो है जो यहाँ पर जो है अतीत में यहाँ पर छुपा हुआ है। और इन्हें मित्रों सबसे पहले जो है कुछ यहाँ पर उसने जो है उसने फिर यहाँ पर गौर से देखने लग गया उस पृथ्वी को, और गौर से जो है इस मैप को यहाँ पर उसने देखना लग गया। तो उसने फिर यहाँ पर जो है उसके सामने दो जो संभावना आई थी। यहाँ पर जो है जब उसने गौर से इन सब चीज़ों को पढ़ा, और जितने भी उन लोगों ने पहले भी जितनों ने कहा, एफ.बी. टेलर ने, ओरेटेलियस ने, और भी जो है भूगोल वेता, जो भी जलवायु वेता थे, उन सभी का उसने अध्ययन किया, पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया। तो उसने जो यहाँ पर एक दो उसके सामने समस्या आती है। उसने सोचा कि भाई ऐसा हो सकता है कि या तो फिर हमारे जो है स्थल मंडल जो भी हैं वो स्थिर होंगे और हमारे जलवायु कटिबंध क्या होंगे, अस्थिर होंगे। यानी उसने ये माना कि यहाँ पर जो है जलवायु जो कटिबंधन है उनका यहाँ पर क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ है। उसके सामने ये संभावना आती है। तो दूसरी इसके जो संभावना वो आती है कि यहाँ पर स्थल मंडल हमारा हो सकता है कि इस तरह है और जलवायु कटिबंध जो है इस तरह है। तो उसने जो है यहाँ पर दो संभावना आती हैं। लेकिन मित्रों जलवायु कटिबंधों का किस प्रकार जो है स्थानांतरण हो सकता है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि भाई जो विषुवत रेखा पर जो जलवायु पाई जाती हैं वो आगे जो है आने वाले पीढ़ी में जो है वो हमारे जो है ध्रुवों की तरफ चली जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा सूर्य कर सकता है क्या, सूर्य अपनी जो है गति वगैरह सब चेंज हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता।
तो उसने कहा कि भाई ये जलवायु कटिबंध वाली जो बात है, यानी इनका स्थानांतरण वाली बात, ये तो हमारी सरासर क्या है, ये तो हमारी सरासर गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर उसने दूसरी संभावना को देखा कि ये हो सकता है कि भाई स्थल मंडल जो है उनका स्थानांतरण हुआ है और जलवायु कटिबंध तो हमारे स्तरीय है। ठीक है, तो उसने फिर यहाँ पर जो दूसरी वाली संभावना है उसको इसने माना और यहाँ पर जो है महाद्वीपों को यहाँ पर जो है उन्होंने अस्थिर और गतिशील माना। ठीक है, अब ये सिद्धांत कब दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन प्रवाह सिद्धांत, ये हमारा 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। इसकी जो व्याख्या हुई थी बार बार, क्योंकि आपको पता है कि एक बार जब हम दे देते हैं सिद्धांत वगैरह और फिर हमें भी लगता है कि भाई ये गलत तो हो सकता है, थोड़ी सी यहाँ पर व्याख्या और करनी चाहिए लोगों को और इसके बारे में बताया जाना चाहिए। तो उसने जो है 2 बार व्याख्या भी की थी, 1915 और 1920 में। ठीक है, और एबी टेलर, अब्राहम ओरेटेलियस और हमारे जो है आपको अल्फ्रेड वेगनर का यहाँ पर नाम याद रखना। अब हम देखते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अल्फ्रेड वेगनर ने यह कहा था कि भाई आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व यानी कार्बोनिफेरस युग में हमारा क्या होता है, पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप होता है। आज जो हम बहुत सारे महाद्वीप देखते हैं, 7 महाद्वीप, ये हमारे जो है एक ही जगह पर केंद्रित है और उस महाद्वीप का जो उसने नाम दिया था पेंजा नाम दिया था। क्या नाम दिया था? पेंजा महाद्वीप का नाम दिया था। ये देखिए, ये उसने कहा कि भाई आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर केवल एक ही जो है महाद्वीप था और उस महाद्वीप को जो उसने नाम दिया था पेंजा महाद्वीप दिया था और इसके चारों ओर जो जल राशि थी उसको जो उसने नाम दिया था पैंथालासा। क्या नाम दिया था उसको? उसने कहा था पैंथालासा। क्या कहा था उसने? पैंथालासा कहा था। ठीक है, तो ये जो है पेंजा और पैंथालासा जो है किसने कहा? पेंजा तो महाद्वीप को कहा और पैंथालासा जो उसने जल राशि को कहा था। अब यहाँ पर आपको देखिए कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइसिक, जुरासिक वगैरह आएंगे, मध्यजीवी महाकल्प, नवजीवी महाकल्प में इनको एक तरह इससे बता देता हूँ पहले ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, ये हमारे जो है क्या होती है, ये मित्रों भूगर्भ समय सारणी होती है। इसमें जो हमें पहले तो देखने को मिलता है महाकल्प। कितने देखने को मिलता है? वो हमारे 4 यहाँ पर महाकल्प देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा एजोइक है। कौन सा है? एजोइक। एजोइक। और फिर यहाँ पर हमारा है पैलियोजोइक। 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 फिर यहाँ पर हमारा मेसोजोइक। कौन सा महाकल्प? मेसोजोइक महाकल्प। मेसोजोइक महाकल्प। फिर ये हमारा नियोजोइक। क्या है? नियोजोइक। एजोइक यानी आद्य महाकल्प, पैलियोजोइक यानी पुराजीवी महाकल्प, मेसोजोइक यानी मध्यजीवी महाकल्प और नियोजोइक यानी नवजीवी महाकल्प। एजोइक में एक कल्प देखने को मिलता है, उसका नाम है आर्यन। क्या नाम है उसका? आर्यन। और इसी को जो है एजोइक को प्रीकैम्ब्रियन कहा जाता है। प्रीकैम्ब्रियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पैलियोजोइक में 6 कल्प देखने को मिलते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी पृथ्वी पर वनस्पति और हमारे जो जीवों की उत्पत्ति के लिए। तो ये हमारा पैलियोजोइक है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हमें 6 कल्प देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें कैम्ब्रियन देखने को मिलता है, इसलिए जो कैम्ब्रियन से जो पहला युग होता है उसको हम कह देते हैं प्रीकैम्ब्रियन। इसलिए एजोइक को हम क्या कहते हैं? प्रीकैम्ब्रियन युग कहते हैं। तो इसमें जो देखिए सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कैम्ब्रियन। ये जो हमें लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व हमें जो है कैम्ब्रियन युग देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा आर्डोविशियन, ठीक है, इसको आप ओ लिख दीजिए चाहे ओर्डोविशियन लिख दीजिए। फिर यहाँ पर साइलूरियन, फिर यहाँ पर जो है हमारा आता है कौन सा? डिवोनियन, फिर यहाँ पर क्या? कार्बोनिफेरस और फिर यहाँ पर हमारा पर्मियन। पर्मियन जो है ये आज से लगभग मित्रों 25 या फिर आप मान सकते हैं कि 25 से 22 करोड़ वर्ष पूर्व हमारा जो था वो था पर्मियन था। ठीक है, 25 से 22 करोड़ मान सकते हो। और कार्बोनिफेरस आज से लगभग 30-34 करोड़ वर्ष पूर्व मान सकते हो। और पर्मियन वगैरह इसको भी आप जो है देखिए, ये पर्मियन जो है ये 22 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व था आज से। और कार्बोनिफेरस हमारा 30 से 35 करोड़ आज से लगभग पूर्व था। और फिर यहाँ पर डिवोनियन की मैं बात करूँ तो लगभग हमारा 35 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व था। और ये हमारा जो है 40 से 42 करोड़ वर्ष पूर्व था। और ये हमारा जो है 42 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व था। और ये हमारा 60 करोड़ वर्ष पूर्व था। कौन सा? कैम्ब्रियन। तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बोनिफेरस और पर्मियन। कार्बन युग से पहले यानी इस युग से पहले यहाँ पर जो है एजोइक से लेकर के और पैलियोजोइक यहाँ पर कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, साइलूरियन और डिवोनियन, यहाँ तक तो हमारे क्या था? पृथ्वी पर केवल एक महाद्वीप था, उसका नाम था पेंजिया। फिर यहाँ पर मित्रों क्या होता है कि पर्मियन में
यानी लगभग हम बात करें 22 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व इस महाद्वीप में क्या होती है, जल प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। और परमियन युग के अंत तक यानी लगभग आज से आप मान सकते हैं कि 20 करोड़ या 20-22 करोड़ वर्ष पूर्व मान सकते हैं, उसमें क्या होती है, परमियन युग के अंत में यहाँ पर इस प्रवेश की जो है प्रक्रिया, ये जल प्रवेश की जो प्रक्रिया ये क्या होने लगती है, ये तीव्र होने लगती है। और फिर यहाँ पर आगे जाकर के ट्रियासिक आएगा। अब हम बात करते हैं मेसोजोइक की। मेसोजोइक में 3 कल्प देखने को मिलता है। कौन से कल्प है? एक हमारा कल्प है मित्रों, एक हमारा है ट्राइसिक, और ट्राइसिक आज से लगभग 20-23 करोड़ वर्ष पूर्व था। फिर यहाँ पर जुरासिक, कौन सा था? जुरासिक, जो आज से लगभग आप मान सकते हैं कि 18 करोड़ वर्ष पूर्व वगैरह, ठीक है। तो ये आप मान सकते हैं 18-15 करोड़ वर्ष पूर्व हमारा कौन सा था? हमारा जुरासिक था। और ये हमारा है कौन सा? क्रीटेशियस। ये आप मान सकते हैं लगभग 6 करोड़ या फिर 7-8 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पर आप मान सकते हैं क्रीटेशियस को, ठीक है। तो ट्राइसिक यहाँ पर आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व था। तो ट्राइसिक, जुरासिक और क्रीटेशियस। ट्राइसिक में क्या होता है मित्रों, ये जो विखंडन हो जाता है, किसका हो जाता है? ये हमारे जो है पेंजियम महाद्वीप का विखंडन हो जाता है। कब? हमारे 20 करोड़ वर्ष पूर्व ट्राइसिक में। तो इस प्रकार देखिए कार्बोनिफेरस युग से पहले तो केवल यहाँ पर एक महाद्वीप था, उसको उसने पेंजियम महाद्वीप का नाम दिया था। फिर यहाँ पर परमियन युग के अंत तक यहाँ पर इसमें क्या होती है, जल प्रवेश की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है और यहाँ पर 33 महासागर ये बन जाता है। उसके बाद ट्राइसिक युग के आते आते यहाँ पर 20 करोड़ वर्ष पूर्व क्या होता है, इस महाद्वीप का विखंडन हो जाता है। इस महाद्वीप का क्या हो जाता है? इस महाद्वीप का यहाँ पर विखंडन हो जाता है। फिर यहाँ पर मित्रों आगे जाकर के क्यों कौन कौन बनता है, विखंडन होता है? तो 2 भूखंड यहाँ पर उभर कर आते हैं। एक तो हमारा उत्तर की ओर जो भूखंड है उसको तो उसने नाम दिया लोरेंसिया, और जो दक्षिण की ओर जो भूखंड था उसको उसने नाम दिया था गोंडवाना लैंड, ठीक है। क्या नाम दिया था? गोंडवाना लैंड। फिर यहाँ पर बात आगे बढ़ती है और जुरासिक युग के आते आते यहाँ पर क्या होता है, विखंडन एकदम स्पष्ट रूप से हमें नजर आने लगता है। यानी जो है लगातार जो है क्या होता है, ये गतिशील होता रहता है और यहाँ पर जो दोनों का विभाजन हो जाता है, यानी लोरेंसिया और गोंडवाना लैंड का उत्तरोत्तर विभाजन हो जाता है लगभग आज से 14-15 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी हमारे जुरासिक में। कब हो जाता है? जुरासिक में हो जाता है। अब जो है लोगों ने ये कहा कि भाई आप किस आधार पर ये कह सकते हो कि भाई इनका विखंडन हुआ और ये गतिशील कर रहे हैं? तो उसने यहाँ पर 2 जो है कारण दिए थे। यहाँ पर क्या होता है, ये विखंडन होता है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या हो जाता है, पूरा विखंडन हो जाता है। और ये जो भाग है मित्रों उत्तरी अमेरिका वाला, ये क्या कर रहा है, ये पश्चिम की ओर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। पश्चिम की ओर गति कर रहा है हमारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। और इसकी जो गति का कारण उसने माना था वेगनर ने, वो कहा था कि भाई हमारे जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो रहा है, ये जो है पश्चिम की ओर क्या कर रहा है, प्रवाह कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से हमारा जो है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ऐसा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो उसने माना था। और फिर यहाँ पर देखिए ये तो हमारा क्या बन गया था, लोरेंसिया बन गया था। ये तो यहाँ पर है ये। और ये जो हमारा दक्षिण वाला क्षेत्र है यानी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, प्रायद्वीप भारत वगैरह, ये हमारे क्या कर रहे हैं, ये उत्तर की ओर विस्तार प्रवाह कर रहे हैं। ये उत्तर की ओर क्यों कर रहे हैं? तो वेगनर ने ये कहा था कि भाई इसका ये कारण है कि जो सूर्य की आकर्षण शक्ति व चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण हमारा क्या हो रहा है, भूमध्य रेखा या फिर उत्तर की ओर क्या हो रहा है, इसका प्रवाह हो रहा है। तो ये उसने माना था, कारण माना था। किसके लिए? इस प्रवाह के लिए कारण माना था। तो इस प्रकार ये हमारा जो है वेगनर का सिद्धांत था मित्रों। और अगर मैं बात करूं अंगारा लैंड और हमारा जो लोरेंसिया और हमारा गोंडवाना लैंड, तो अंगारा लैंड में जो उसने भाग माना था उत्तरी अमेरिका को। फिर यहाँ पर जो है यूरेशिया, यूरोप और एशिया, और ये हमारा ग्रीनलैंड। ये आप देख सकते हो जो उत्तर की ओर है, कौन कौन सा हमारा उत्तर की ओर, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा यूरोप और एशिया वाला क्षेत्र है यूरेशिया, और ये हमारा कौन सा मित्रों, ग्रीनलैंड। तो ये तो हमारा आते हैं लोरेंसिया यानी अंगारा लैंड में। और दक्षिण अमेरिका और प्रायद्वीप भारत और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और हमारा अंटार्कटिका, ये किस में आते हैं, और मेडागास्कर ये हमारा आता है गोंडवाना लैंड में। ठीक है। तो कभी कभी ये पूछ सकते हैं कि भाई अंगारा लैंड या फिर गोंडवाना लैंड में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है। तो ये आपको जो है वेगनर का क्या याद रखना है, वेगनर का जो है प्रायद्वीपीय जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ वापस। देखिए जो 1596 में सर्वप्रथम अब्राहम मोरेटेलियस ये जो है महाद्वीपीय प्रवाह मतलब उन्होंने जो है यहाँ पर स्तर गतिशील माना था उसको। और फिर यहाँ पर एपी टेलर आते हैं, उन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया। और प्रवाह जो शब्द है ये इसके लिए स्तर और गतिशील के लिए उसने जो प्रवाह शब्द का यूज किया था। और फिर यहाँ पर जो महाद्वीपीय विस्थापन प्रवाह सिद्धांत आता है अल्फ्रेड वेगनर का, जो जलवायु वेता थे, उसने जो है यहाँ पर जो है उसके सामने 2 समस्या थी कि भाई एक तो यहाँ पर या तो हो सकता है कि भाई स्थल मंडल जो है ये स्तर है और जलवायु कटिबंध वो ए स्तर है, और दूसरी यहाँ पर यह समस्या थी कि भाई स्थल मंडल ए स्तर है और जलवायु कटिबंध स्तर है। फिर उसने जो है स्थल मंडल को ए स्तर माना था और जलवायु कटिबंध को स्तर मानते हुए अपना जो है सिद्धांत दिया था। ठीक है। और ये जो
सिद्धांत है उसने जो ये माना था कि भाई आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी पर जो है एक ही महाद्वीप था जिसे वैज्ञानिक ने पेंजिया महाद्वीप नाम दिया था और उसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया। फिर यहाँ पर पेंजिया के चारों तरफ जो जल राशि थी उसको उसने पैंथालासा महासागर का नाम दिया। और फिर वैज्ञानिक के अनुसार कार्बोनिफेरस के अंतिम समय पेंजिया कॉन्टिनेंट में जल प्रवेश की जो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और परमियन युग में जो अत्यधिक तीव्र गतिशील हो गई थी यह प्रक्रिया। और आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व ट्रायसिक युग में पेंजिया महाद्वीप का विभाजन 2 भागों में हो गया था, लोरेंसिया और अंगारालैंड। फिर यहाँ पर 14.5 करोड़ वर्ष पूर्व जुरासिक युग में दोनों भूखंड लगातार गतिशील होने के कारण इन दोनों का विभाजन हो गया था और उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, ग्रीनलैंड ये तो हमारे अंगारालैंड में आते हैं और प्रायद्वीप भारत, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, मेडागास्कर ये हमारे गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते हैं। और ये जो हमारा है मित्रों प्लीस्टोसीन के काल तक ये हमारा बन जाता है पूरा। ये प्रजेंट डैम हमारा ऐसा दिखाई देता है। कौन सा? हमारी पृथ्वी ऐसी दिखाई देती है। 7 महाद्वीप हो गए और 4 महासागर हमें दिखाई देते। आगे बढ़े, देखिए विस्तार से आपको मैंने बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। मैंने आपको जनसंख्या के आधार पर और मैंने आपको जो है क्षेत्रफल के आधार पर उनका क्रम बता दिया। अब जो है इन महाद्वीपों को हम तुलनात्मक जो है अध्ययन कर लेते हैं और फिर यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आज हम जो है विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको हर एक चीज बताई जाएगी अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। देखिए सबसे पहले देखिए एशिया। एशिया कितना क्षेत्रफल घेरता है पूरे स्थलखंड का? तो ये हमारा घेरता है 29.5%। कितना? 29.5%। मैंने आपको नंबर दिया था मेरा 29 20 16 11 965 पर आप कॉल कर लेना कभी भी। 29 20 16 11 965, ठीक है। यहाँ पर 12 नहीं 11 होगा। तो 29 20 16 11 965 पर आप कभी भी यहाँ पर कॉल कर लेना। मैंने आपको क्षेत्रफल के आधार पर उनके प्रतिशत बताए थे। अब देखिए एशिया की बात करें मित्रों तो यहाँ पर हमें 49 देश देखने को मिलते हैं। कितने देश? 49 देश देखने को मिलते हैं। और एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो हमारा कौन सा है? चीन है। और कभी कभी यहाँ पर रूस भी आ जाता है क्योंकि जो है रूस वैसे एशिया का माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा देश कौन सा होगा? रूस होगा, ठीक है। कौन सा होगा? रूस होगा। और अगर मतलब हम रूस को नहीं माने एशिया में तो फिर यहाँ पर एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा देश हमारा रूस होगा। अगर रूस ऑप्शन में नहीं हो तो फिर हमारा चीन जो है सही हो जाएगा। और फिर हमारा सबसे छोटा देश एशिया का वो है हमारा मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव जो है एशिया का सबसे छोटा देश है। सबसे लंबी नदी कौन सी है एशिया महाद्वीप की? तो वो है यांगटीसी कियांग जो हमारे चाइना में प्रवाहित होती है। फिर हमारा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एशिया महाद्वीप का तो वह है हमारा माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। सबसे बड़ी झील कौन सी है एशिया महाद्वीप की? वो है हमारी कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन सागर। और एशिया महाद्वीप की जो है सबसे गहनतम बिंदु कौन सा है? तो मृत सागर है। और विश्व का सबसे गहनतम बिंदु भी यही है हमारा स्थल मंडल में। तो बात करें मृत सागर 422 मीटर। कितना है? 422 मीटर, ठीक। तो 422 मीटर हमारा मृत सागर एशिया महाद्वीप का सबसे गहनतम बिंदु है। तो ये आपको एशिया महाद्वीप के बारे में याद रखना है। फिर हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। इसका कितना क्षेत्रफल घेरता है स्थलखंड का? तो ये हमारा घेरता है 20.4%। कितना घेरता है? 20.4%। इसमें कितने देश आते हैं? तो 54 देश आते हैं। सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अल्जीरिया देश है। सबसे छोटा देश सेशेल्स है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। और कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो माउंट किलिमंजारो है जो तंजानिया में स्थित है। 5895 इसकी ऊंचाई है, 5895 मीटर। और सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। और फिर बात करें असाल झील जो है ये गहनतम बिंदु है किसका? एशिया अफ्रीका महाद्वीप का। फिर बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। कितना क्षेत्रफल है? 16.5%। कितने देश आते हैं? 23 देश आते हैं। कितना सबसे बड़ा देश कौन सा? कनाडा है। सबसे छोटा कौन सा है? सेंट किट्स और नेविस है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी है। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? माउंट मैकिनले है जो 6198 मीटर ऊंचा है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। और गहनतम बिंदु कौन सा? तो डेथ वैली। और जो अभी वर्तमान में सर्वाधिक तप्त स्थल गर्म स्थल भी हमारी डेथ वैली है, मर्द घाटी। दक्षिण अमेरिका कितने देश आते हैं? तो हमारे 12 देश आते हैं। कितना क्षेत्रफल घेरता है? 11% घेरता है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। सबसे छोटा देश कौन सा? हमारा सूरीनाम है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ की अमेजन नदी है। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अकांकागुआ है जो 6960 मीटर ऊंचा है। और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हमारी झील है टिटिकाका। यहाँ पर नहीं लिखा गया, माफी चाहूंगा आपसे। टिटिकाका झील है। कौन सी है? टिटिकाका। और गहनतम बिंदु कौन सा है दक्षिण अमेरिका का? तो वो हमारा लेगून डेल कार्बन जो है ये हमारा जो है गहनतम बिंदु है।
फिर बात करते हैं यूरोप की, कितना क्षेत्रफल घेरता है? तो लगभग 6%। कितने देश आते हैं? तो लगभग 44 देश आते हैं। और सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रशिया है, ठीक है। उसकी रशिया की जो राजधानी है वो यूरोप के अंतर्गत आती है। और सबसे छोटा देश कौन सा? तो वेटिकन सिटी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी है। और माउंट एल्ब्रुस यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 56-42 मीटर है। और सबसे बड़ी झील यहाँ की लेडोगा है। और गहनतम बिंदु यहाँ का कैस्पियन सागर है जो 28 मीटर है। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में कितना क्षेत्रफल घेरता है? तो लगभग 5.5% होगा यहाँ पर। और ऑस्ट्रेलिया में कितने देश है? तो 14 देश है यहाँ पर। सबसे बड़ा देश कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा देश कौन सा? नोरू है। और सबसे लंबी नदी कौन सी? यहाँ पर मरे डार्लिंग यहाँ सबसे लंबी नदी है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यहाँ पर जो है, और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यहाँ पर माउंट कोशियुस्को होगा। सॉरी, ये गलती लिखा होगा, पुंकागज या नहीं है, माउंट कोशियुस्को। क्या है? माउंट कोशियुस्को, ठीक है, माउंट कोशियुस्को। मैं आप जब PDF दूंगा तो आपको लिख दूंगा माउंट कोशियुस्को, कोशियुस्को। सबसे बड़ी झील कौन सी है ऑस्ट्रेलिया की? तो आयर झील है। और गहनतम बिंदु भी हमारे आयर झील है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कितना क्षेत्रफल घेरता है? तो 9.2% घेरता है। और यहाँ पर देश वगैरह तो है नहीं, तो ये आपको छोटा बड़ा देश नहीं याद रखना। लंबी नदी कौन सी है? तो हमारी ओनिक्स जो नदी है वो हमारी सबसे बड़ी नदी यहाँ की, ओनिक्स। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो माउंट विसन मैसिप है जो 48-92 मीटर ऊंचा है। और सबसे बड़ी झील यहाँ पर जो है, झील वगैरह नहीं है। और गहनतम बिंदु की बात करें तो यहाँ पर जो है डीप लेक वेस्टफोल्ड हिल्स जो है यहाँ का क्या है? गहनतम बिंदु है डीप लेक वेस्टफोल्ड हिल्स, 50 मीटर जो है यहाँ पर गहरी है। तो ये आपको जो है इन महाद्वीपों का आपको नाम याद रखना कि भाई कौन कौन सी यहाँ पर सबसे बड़ा देश है, छोटा देश है, लंबी नदी कौन सी है, पर्वत शिखर कौन सा ऊंचा। वैसे हम एक एक महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से बताया जाएगा कि भाई ये कहाँ पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आए सबसे पहले हम जो है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, ये 7 महाद्वीपों में हमारा अफ्रीका है, जो जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर इसका दूसरा स्थान आता है। और हमारे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी इसका दूसरा स्थान आता है एशिया के बाद। और 20% जो है इसका क्या है? पूरा क्षेत्रफल है विश्व के महाद्वीपों में, ठीक है। इसको अफ्रीका को मित्रों 1940 ईस्वी से पहले इसको अंध महाद्वीप कहा जाता था, यानी काला महाद्वीप कहा जाता था। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक जो जनजातियां निवास करती हैं वो हमारी इसी महाद्वीप में निवास करती हैं, एक तो इसके कारण। और इसकी जो है अर्थव्यवस्था है वो अन्य महाद्वीपों की तुलना में काफी, एक तरीके से मैं कहूँ तो नाजुक थी। और यहाँ पर अर्थव्यवस्था का ज्यादा विकास नहीं था इनके देशों का। तो इस प्रकार जो है धीरे धीरे यहाँ पर जो है यहाँ के जो देश आगे प्रगति करते हैं, अन्य देशों से यहाँ पर निवेश वगैरह उनको आकर्षित करते हैं और यहाँ पर अपने देश में प्रगति करते हैं। और जो अंध महाद्वीप वाला जो टैग लगा हुआ था, आज जो है ये अंध महाद्वीप इसको नहीं कहा जाता है, ये पहले कहा जाता था 1940-50 ईस्वी से पहले, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो है अफ्रीका महाद्वीप को मित्रों मानव जाति का क्या कहा जाता था? पालना कहा जाता था। मानव सभ्यता का पालना तो हम ऐसे महाद्वीप को कहेंगे, लेकिन मानव जाति का जो पालना है वो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो हमारे मानव जाति की यहाँ पर उत्पत्ति हुई थी, होमो सैपियंस जो है यहाँ पर जो है इनकी उत्पत्ति हुई थी, मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से मानी जाती है। और ये जो है विश्व में सर्वाधिक देशों वाला अगर कोई महाद्वीप है वो हमारा 54 देश है यहाँ के, वो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। एशिया में कितने देश थे? तो एशिया में हमारे देश 49, अफ्रीका में थे 54 और यूरोप में यहाँ पर उससे कम थे। तो अफ्रीका में जो है सर्वाधिक जो है देश है पूरे विश्व में, ठीक है। इस महाद्वीप से मित्रों तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा गुजरती है यहाँ से, मकर रेखा भी गुजरती है, ठीक है, और विषुवत रेखा ये भी हमारी गुजरती है। अब ये किन किन देशों से होकर के गुजरती है वो भी हम देखेंगे। तो इस महाद्वीप से तीनों जो है यहाँ पर रेखाएं गुजरती हैं। और ये विश्व का सर्वाधिक पठारी महाद्वीप है और यहाँ पर बहुत सारे पठार भी हैं, यहाँ पर मरुस्थल भी हैं। तो ये एक तरीके से यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप की हमारी विशेषता है। अफ्रीका महाद्वीप देखिए यहाँ पर ये किन किन स्थलों से यहाँ पर घिरा हुआ है, किन किन महासागरों से। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके दक्षिण में तो हमारा आ जाता है अंटार्कटिका महासागर। वैसे अंटार्कटिका है नहीं, लेकिन इसको जो अंटार्कटिका के जो चारों ओर सागर होता है उसको हम अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ से देखिए दक्षिण की तरफ अंटार्कटिका महासागर, दक्षिण अफ्रीका की तरफ। और यहाँ पर देखिए उसके
उसके पश्चिम की तरफ हमें अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है। और ये जो है देखिए हमारा उत्तर पश्चिम में जिब्राल्टर जो है संधि देखने को मिलती है, जो स्पेन और मोरक्को को यहाँ पर क्या करती है, अलग करके किनको जोड़ती है, भूमध्य सागर और हमारा जो है अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, और स्पेन और हमारे जो है मोरक्को को यहाँ पर अलग करती है जिब्राल्टर संधि। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके जो है उत्तर पूर्व की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा लाल सागर। कौन सा दिखाई देगा, लाल सागर। और यहीं पर हमारे क्या है, स्वेज की खाड़ी है, और यहाँ पर स्वेज नहर बनाई गई है, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए लाल सागर है, और ये हमारे जो है अदन की खाड़ी है, गल्फ ऑफ अदन, और ये हमारा हिंद महासागर है। तो ये जो है हमारा कौन सा, अफ्रीका महासागर, इनसे घिरा हुआ। किन किन से, अटलांटिक से, अंटार्कटिका से, हिंद महासागर, लाल सागर, भूमध्य सागर और जिब्राल्टर, यहाँ पर जो है इनके जो चारों ओर से यहाँ पर घिरा हुआ कौन सा, हमारा अफ्रीका महाद्वीप। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौन कौन सी यहाँ पर जल संधि आती हैं अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ी हुई। तो देखिए जिब्राल्टर जल संधि, ये जो है ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती हैं, और मोरक्को को यहाँ पर स्पेन से अलग करती है, और इसको भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, किसको, जिब्राल्टर जल संधि को। फिर यहाँ पर आपको देखिए मित्रों, यहाँ जो है लाल सागर है, और यहाँ पर अदन की खाड़ी है, इनके बीच जो यहाँ पर जो जल संधि है वो हमारी बाब अल मांदेव जल संधि है। और ये जो है लाल सागर को अदन की खाड़ी, लाल सागर को अदन की खाड़ी या फिर जो हमारा अरब सागर है उसको जोड़ती हैं, और जिबूती को यमन से अलग करती है। जिबूती, यहाँ पर ये छोटा सा आपको देश दिखाई देगा, जिबूती, जिबूती यहाँ पर इरिट्रिया होगा, ये सोमालिया, ये इथोपिया है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है जिबूती को यमन से यहाँ पर अलग करती है, और इस जल संधि को एशिया का आंसू कप भी कहा जाता है, किसको, बाब अल मांदेव को। तो ये भी आपको याद रखना। अब यहाँ पर देखिए मोजाम्बिक चैनल, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा मोजाम्बिक देश, और ये हमारा क्या है, मेडागास्कर द्वीप है। अब इस जो द्वीप को यहाँ पर जो है मोजाम्बिक चैनल यहाँ पर क्या करता है, अलग करता है, यानी अफ्रीका की जो मुख्य भूमि है उसको यहाँ पर अलग करता है मेडागास्कर से। कौन, हमारा मोजाम्बिक चैनल। अब देखिए मित्रों, हम जो पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा डीप में चलते हैं। इस महाद्वीप के कौन कौन से यहाँ पर हमें देश देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा सा हम डीप में जाते देखिए। ये हमारा क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्त मोरक्को, यहाँ पर है मोरक्को, और यहाँ पर हमारा ट्यूनिसिया, और यहाँ पर अल्जीरिया। यहाँ पर जो हमारे अटलस जो पर्वत श्रेणी है उसका विस्तार है। यहाँ पर हम देखेंगे अटलस पर्वत श्रेणी को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो ट्यूनिसिया, अल्जीरिया, मोरक्को। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है मोरितानिया, माली, नाइजर, चाड, लीबिया, इजिप्ट, सूडान। यहाँ पर हमारे किसका विस्तार है, सारा मरुस्थल का विस्तार है। हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे, सारा मरुस्थल को। अब यहाँ पर आपको देखिए सेनेगल देश दिखाई दे रहा होगा, सेनेगल के नीचे आपको गाम्बिया दिखाई दे रहा होगा। फिर यहाँ पर गिनी बिसाद है, फिर यहाँ पर सिएरा लियोन, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर हमारा देश है लाइबेरिया, यहाँ पर है हमारा गिनी, यहाँ पर गिनी की खाड़ी है, यहाँ पर गुयाना की खाड़ी है, सॉरी यहाँ पर गुयाना की खाड़ी, गिनी की खाड़ी यहाँ पर है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आइवरी कोस्ट, और यहाँ पर आपको टोगो और गाना, और यहाँ पर बेनिन, बुर्किना फासो, यहाँ पर नाइजीरिया, यहाँ पर कैमरून, ठीक है, यहाँ पर गेबोन, यहाँ पर आपको छोटा सा यहाँ पर देश होगा साउथोम, गेबोन, कोंगो, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया। यहाँ से हमारी होकर के गुजरेगी विश्ववत रेखा, जिसको हम विस्तार से आगे देखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ से ये गुजरती हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको साउथ सूडान जो हमारा नवीनतम देश है, 54वां देश है, 2011 को बना था, जिसकी राजधानी यहाँ पर जुबा है। यहाँ पर हमारा जो केप कायरा रेल मार्ग है यहाँ तक आता है, जिसका मध्य भाग इसका यहाँ तक विस्तार है, फिर वाउ से स्टार्ट होता है, उसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इरिट्रिया, यहाँ पर जिबूती है, यहाँ पर इथोपिया, यहाँ पर क्या सोमालिया। तो ये जो देश है ये हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका इनको कहा जाता है। यहाँ पर आपको मित्रों सिनाई प्रायद्वीप भी देखने को मिलेगा, जिसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे देखिए ये अफ्रीका की महान ब्रश घाटी है, जो यहाँ पर जो झील है मलावे झील, यहाँ से स्टार्ट होकर के लेक तंगानिका वगैरह, क्यू, अल्बर्ट, रुडोल्फ झीलों से होते हुए हमारी जो है ये कहाँ तक जाती है, ये हमारे लाल सागर होते हुए एशिया के मर्द सागर जो है इजराइल में, वहां तक हमारी जाती है। कौन, अफ्रीका की महान ब्रश घाटी। यहाँ पर केन्या, ठीक है, यहाँ पर देखिए बुरुंडी है, रवांडा है, यहाँ पर तंजानिया, मलावी, ठीक है, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है। और यहाँ पर लेसोतो, स्वाजीलैंड, ये स्थलरूढ़ देश है हमारे, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, कोमोरोस, ठीक है, और सेशेल्स, ये हमारे क्या है मित्रों, अफ्रीका महाद्वीप के देश है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। आगे बढ़ते हैं, हर एक विस्तार चीज को देखेंगे। आप जो निश्चित होकर के मेरे लेक्चर को यहाँ पर सुनिए, आप देखिए।
यहाँ पर हमने देख ली जल संधि, ये हमारी कार्डिफ हुई जल संधि। ये मित्रों ये देखिए यहाँ पर सोकोत्रा है, सोकोत्रा द्वीप है। अगर मैं इसको यहाँ पर जूम करूंगा तो ये फिर यहाँ पर आपको ऐसा दिखाई देगा। तो ये हमारा देखिए ये सोकोत्रा द्वीप है और ये हमारा देश है कौन सा मित्रों, ये हमारा यहाँ पर देश है सोमालिया। सोकोत्रा वे हमारे जो है सोमालिया, इनको अलग करता है कौन, कार्डिफ जल संधि। और ये सोकोत्रा को हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मैंने बताया था, जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया, ये हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। तो यहाँ पर सोकोत्रा जो द्वीप है वो अलग, सोकोत्रा द्वीप से अलग करती है हमारी कार्डिफ जल संधि। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन शामिल है, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती और इथोपिया। ये आपको याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम देखते हैं मित्रों सिनाई प्रायद्वीप के बारे में। तो मैंने आपको उस समय बताया कि भाई इजिप्ट के जो है उत्तर पूर्व में हमारा सिनाई प्रायद्वीप है। ये जो हमारा आपको दिखाई दे रहा मित्रों, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिनाई प्रायद्वीप है। इस सिनाई प्रायद्वीप पे जो है अगर प्रादेशिक रूप से मैं बात करूं तो हमारा एशिया महाद्वीप में आता है, लेकिन राजनीतिक रूप से इस पर अधिकार जो है वो हमारे किसका अधिकार है, वो हमारे मिस्र का अधिकार है। ये जो है लाल सागर है, इसके देखिए दक्षिण में हमें लाल सागर दिखाई देगा और यहाँ पर भूमध्य सागर है। और यहाँ ये आपको जो दिखाई दे रही है हमारी स्वेज की खाड़ी है। क्या है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये जूम नहीं हो पाएगा, कोई नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये स्वेज की खाड़ी, और स्वेज की खाड़ी और हमारा जो भूमध्य सागर, इसी के बीच हमारी स्वेज नहर का निर्माण किया गया। 1858 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था, 1859 में सॉरी। तो ये जो है हमारी कौन सी स्वेज नहर यहाँ पर बनी थी, मैं उसको गूगल मैप पर ही आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारे कौन सा मित्रों, सिनाई प्रायद्वीप है। देखिए प्रादेशिक रूप से तो हमारे एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है और राजनीतिक रूप से हमारा जो है मिस्र का अधिकार है। यहाँ पर ये जो प्रायद्वीप है ये एशिया को अफ्रीका से जोड़ता है। अंत इस प्रायद्वीप को अफ्रीका एशिया के क्या कहा जाता है, जल संधि या फिर इसको स्थल संधि या फिर जंक्शन यहाँ पर कहा जाता है। किसको, सिनाई प्रायद्वीप को एशिया अफ्रीका का जंक्शन यहाँ पर इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको देखिए ये हमारा जो है इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, ये हमारा सोकोत्रा द्वीप है। यहाँ पर कार्डिफ जल संधि, ये गल्फ ऑफ अदन है, यहाँ पर लाल सागर है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मित्रों स्वेज नहर के बारे में, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उनके किस किस जगहों से यहाँ पर घिरा हुआ हमारा अफ्रीका महाद्वीप, वो हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा होगा मित्रों, ये हमारी स्वेज की खाड़ी है। कौन सी, ये हमारी स्वेज की खाड़ी है और ये हमारा जो है लाल भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है। यहाँ पर मित्रों जो हमारे ब्रिटेन और फ्रांस वगैरह, इनके जो नाविक वगैरह थे, जो भी जहाज वगैरह, वो जब एशिया महाद्वीप वगैरह में आते थे तो उनको पूरा अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगा करके आना पड़ता था। यहाँ पर शायद आगे एक मैप होगा, हाँ देखिए यहाँ पर देखिए हमारा ब्रिटेन है, यहाँ पर फ्रांस है। जब यहाँ पर जो है जहाज वगैरह इनको यहाँ पर इंडिया आना था, म्यांमार वगैरह इनके जो औपनिवेशिक क्षेत्रों में आना होता था, तो ये पूरा सा ऐसे देख चक्कर लगा के आते थे। तो कितना तो समय खर्च होता था, कितना यहाँ पर जो है लोगों को लेकर जाना पड़ता था, कितने बड़े बड़े जहाज़ों को यहाँ पर लेकर जाना पड़ता था। तो इस प्रकार उनको जो है पूरा घूम करके यहाँ पर एशिया में आना पड़ता था। फिर धीरे धीरे एक शॉर्टकट रास्ते की खोज शुरू हुई थी। तो यहाँ पर जो मित्रों जब यहाँ पर पुराने ग्रंथों को खंगाला गया था, तो फिर स्ट्रेबो का एक जो है ग्रंथ भी मिला था उनको, और स्ट्रेबो ने ऐसा कहा था कि भाई स्वेज की जो है यहाँ पर स्वेज भूमध्य सागर, इनके मध्य स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर के मध्य अगर आप नहर बना दो तो फिर जो है अच्छा रहेगा। मतलब स्ट्रेबो ने पहले कह दिया था, बहुत सालों पहले। फिर मित्रों हमारे जो है नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं, वो भी जो है ये बात सुझाते हैं कि भाई हमें जो अगर कहीं से जाना होगा तो फ्रांस यहाँ पर है, यहाँ से हम सीधा होकर के, जब यहाँ पर युद्ध वगैरह करने आया था तो नेपोलियन वगैरह इसने देखा होगा कि भाई यहाँ पर जो थोड़ी सी जगह है भूमध्य सागर से होते हुए स्वेज की खाड़ी, थोड़ी सी 100-200 किलोमीटर है, इसको पार करके हम सीधा लाल सागर से होते हुए हम जो है यहाँ पर जो है गल्फ ऑफ अदन, बाबल मालदीव जल संधि से होते हुए सीधे हम जो है हिंद महासागर में पहुंच सकते हैं। तो फिर यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट ने भी इस रास्ते को सुझाया था। तो फिर यह बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है और 1858 में एक कंपनी का गठन होता है। उस कंपनी का नाम होता है मित्रों, क्या नाम होता है? उस कंपनी का नाम होता है यूनिवर्सल स्वेज शिप कैनाल कंपनी। क्या नाम होता है? यूनिवर्सल स्वेज शिप कैनाल कंपनी। इस कंपनी को जो यहाँ पर स्वेज नहर बनाने की जो है योजना दी जाती है। स्वेज नहर बनाने की योजना ये विचार करती है हमारी यूनिवर्सल स्वेज शिप कैनाल कंपनी। जो आगे बात बढ़ती है नेपोलियन बोनापार्ट के बाद धीरे धीरे 1854 तक यहाँ पर बात बढ़ती है। तो 1854 में फ्रांस के एक राजनयिक फ्रांसिस डी लेसेप्स, जो एक सेना इंजीनियर था, उसने जो है स्वेज नहर को बनाने की योजना पर काम करना शुरू किया था। और साल 1858 में एक कंपनी की स्थापना की गई थी जिसका नाम यूनिवर्सल स्वेज शिप कैनाल कंपनी था। और इस कंपनी
को 99 साल के लिए मित्रों इस नहर के निर्माण और संचालन का काम सौंपा गया था। और ये जो नहर है 1869 में बन करके तैयार हुई थी। कौन सी नहर? ये हमारी स्वेज की नहर है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए ये हमारी जो नहर है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो ये एक मित्रों अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन का हमारा मारा गया स्वेज नहर, और इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 30 सितंबर 1859 को और पूर्ण हो गया था 1869 में। केवल ये याद रखना। रूपरेखा किसने बनाई? तो फ्रांसिस सेना इंजीनियर और फेर्डिनांड डी लेसेप्स ने, और बनाने का सुझाव दिया था हमारे स्ट्रेबो व नेपोलियन बोनापार्ट ने। वित्तीय सहायता जो ब्रिटेन और फ्रांस ने की थी, और ये भूमध्य सागर को स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है। आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ इस पर स्वेज नहर पर, ताकि जो है आपको विस्तार से हर एक चीज को बताई जाए। एक मिनट। देखिए देखिए मित्रों, ये हमारा क्या है? लाल सागर है। मैं थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ, ये आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारा अफ्रीका है, और ये हमारा लाल सागर है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर ये स्वेज की खाड़ी, और यहाँ हमारा भूमध्य सागर। मैं इसको जूम करता हूँ, देखिए किस प्रकार जो हमारी नहर बनाई गई थी। यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है? लाल सागर था, और ये हमारी स्वेज की खाड़ी। तो ये जो इतना सा जो पार्ट है ना, यही केवल हमारा स्थल है, जो लगभग 100-200 किलोमीटर होगा, 168 किलोमीटर होगा हमारा। ये पोर्ट सईद से लेकर के हमारा पोर्ट स्वेज तक, ये जो क्षेत्र है, इसी को केवल काट करके क्या बनाना था? एक नहर बनानी थी, जो हमारे 1858 में बननी शुरू हुई थी। 1859 में बननी शुरू हुई थी। तो ये जो है हमारी स्वेज नहर है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ। देखिए, ये पोर्ट सईद आपको दिखाई दे रहा है, पोर्ट सईद। ये देखिए, जूम करता हूं, ये देखिए, यहां पर आपको एक तो दिखाई दे रहा होगा पोर्ट तौफीक। जो पोर्ट तौफीक, ये आप दिखाई दे रहा है पोर्ट तौफीक। मैं और जूम करता हूं, देखिए जूम करूंगा तो नाम और जूम इन हो जाएगा। ये आप देखिए पोर्ट तौफीक दिखाई दे रहा है, ये हमारा पोर्ट तौफीक है। क्या है? हमारा पोर्ट तौफीक है। और ये जो है ये हमारा पोर्ट स्वेज है। कौन सा? ये हमारा पोर्ट स्वेज है। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने हैं। और ये अगर मैं बात करूं, अगर ये कहाँ तक जाती है, ये देखिए ग्रेटर विटर लेक और हमारी लिटिल विटर लेक। ये हमारी ग्रेटर विटर लेक है, और ये हमारी लिटिल विटर लेक है। और आगे चलते हैं, आगे चलते ये नहर है, ये नहर है हमारी। ठीक है, ये देख नहर में मैं आपको जहाज चलते हुए बताता हूँ। जहाज के साथ साथ मैं आपको पोर्ट सईद तक लेकर चलता हूँ। आपको जहाज दिखाई दे रहा है? आपको जहाज दिखाई दे रहा है क्या? देखिए पेंसिल की आकृति के, छोटी छोटी पेंसिल की। तो देखिए ये हमारा जहाज है। मैं और जूम इन करके बताता हूँ इस पर क्या रखा हुआ है। देखिए और जूम इन करते हैं हम, और करते जूम। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा जहाज, ये जा रहा हमारा। वापस जूम इन कर देते हैं। ठीक है, हम लेकर के चलते हैं आपको पोर्ट सईद तक लेकर के चलते हैं। ये देखिए ये हमारी नहर है, ये नहर जा रही है, ये जहाज वगैरह जा रहे हैं। हम भी जहाज के साथ साथ जा रहे हैं। लगभग ज़्यादातर जहाज हमारे वहाँ जा रहे हैं, पोर्ट स्वेज की तरफ जा रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चलते हैं हम, चलते रहते हैं, चलते हैं हम पोर्ट, हम पहुँचना है पोर्ट स्वेज तक। सॉरी, ये हम आगे पोर्ट सईद तक। ये आपको पोर्ट सईद दिखाई दे रहा होगा मित्रों। इस प्रकार हमारे जो है पोर्ट स्वेज नहर है, आपको नहीं भूलना है। ठीक है, आपको ये हमारी नहीं भूलना। आगे बढ़ते हैं। अब हम वापस में पर आते हैं हमारी क्लास पे। देखिए तो ये मैंने आपको बताया, यहाँ पर पोर्ट स्वेज है और यहाँ पर पोर्ट तौफीक है, और पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज और तौफीक के मध्य हमारी क्या बनाएगी है? नहर बनाएगी है। आगे देखिए, मैं थोड़ा सा आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा कौन सा था? पोर्ट सईद था, और ये हमारी नहर चल रही है ऐसी। और ये जो बीच में झील देखी थी, तिमसा झील आती है, और हमारी ग्रेटर विटर लेक और लिटिल विटर लेक, ये भी हमारे आते झील, दो झील आती हैं और साथ में। और फिर हमारी यहाँ पर पोर्ट स्वेज आता है एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारा पोर्ट तौफीक आता है। मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और नवीन सेज जो मैंने आपको बताया था, इस तरफ ये बनाई गई थी, और ये हमारी 2014-15 बनाई गई थी, जो लगभग 35 किलोमीटर है। इस प्रकार अगर वर्तमान की बात करें तो 200
200 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई हो गई है स्वेज नहर की। और ये जो हमारे आपको झील दिखाई दे रही है मित्रों, ये मंजाला झील है। क्या है? भूमध्य सागर में आती है। मंजाला झील आपको याद रखनी है। तिमसा झील, ग्रेटर विटल लेक, लिटिल विटल लेक और मंजाला झील, ये आपको याद रखने हैं स्वेज नहर में। और ये जो इसकी लंबाई कब थी जब इसको बनाया गया था, तो 165 या फिर 168 किलोमीटर है। और पोर्ट सईद से लेकर के पोर्ट स्वेज तौफीक तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद हो गया होगा। अब इस पर अधिकार को लेकर के क्या बात आती है सर जी? तो देखिए कंपनी को जो है उन 99 साल के लिए जो है उस कंपनी को सौंपा गया था ये स्वेज नहर की भाई इसे जो भी प्रॉफिट वगैरह होता आप लो, इसका संचालन करो, निर्माण कार्य करो। ठीक है, तो ये हमारे जो है उस कंपनी को सौंपा गया था। उस कंपनी का नाम था यूनिवर्सल स्वेज शिप कैनाल। जैसे ही 99 साल खत्म हुए, यानी लेकिन जो है मित्रों 1858 में जो इसको 99 साल दिए गए थे, यानी 1858 में हम जोड़ेंगे 100 साल, तो हमारे कितने होंगे? 1958 होंगे। और 1957 तो उसने जो है मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने मित्रों 1956 में, यानी 1 साल पहले ही जो उन्होंने इस नहर का क्या कर लिया था? राष्ट्रीयकरण कर लिया था। अब जो भी यहाँ पर देश राष्ट्रीयकरण करेगा तो उसको मानो भाई कितना फायदा होगा। देखो भाई कितना फायदा होगा। पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है एशिया, पूरा यूरोप के मध्य जो भी व्यापार होता है, एशिया ऑस्ट्रेलिया के मध्य, वो हमारा इस नहर के माध्यम से होता है। तेल का यहाँ पर आयात और निर्यात होता है। तो ये नहर कितनी महत्वपूर्ण है हमारी आर्थिक दृष्टि से। तो इसके कारण जो है मित्रों इसको लेकर के जो है युद्ध वगैरह भी होने थे। तो यहाँ पर कौन युद्ध करेंगे? तो भाई ब्रिटेन फ्रांस यही करेंगे, क्योंकि इन्होंने वित्तीय सहायता देकर के इस नहर को बनाया था। किस प्रकार जो है मिस्र का राष्ट्रपति इसको अब्दुल नासिर जो है अपना राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, क्या उसने वित्तीय सहायता कुछ दी? क्या नहीं दी? तो इस प्रकार मित्रों क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है शुरू, और दोनों देशों में हड़कंप मच जाता है। किस में? ब्रिटेन और फ्रांस में। और इस प्रकार ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर क्या कर दिया था? हमला कर दिया था। इजराइल भी साथ में आ गया कि भाई यहाँ किस आधार पर ये जो है कर रहा है राष्ट्रीयकरण। तो फिर मित्रों यहाँ जो है यहाँ पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की वजह से यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी थी। और उसके बाद से मित्रों हमारे जो मिस्र का जो राष्ट्रपति था अब्दुल नासिर, वो क्या करते हैं कि भाई वो कहते थे भाई हम पैसे दे देंगे, आपके जो नहर बनी है कितना रुपए लगे हम उसके पैसे दे रहे हैं आपको, और वो पैसे ले लीजिए और हम इस पर अधिकार रखेंगे। तो वो जो है यूएनओ वगैरह इन्होंने जो है पैसे लेकर के उस कंपनी को पैसे दे दिए थे, क्षतिपूर्ति वगैरह, और इस पर अधिकार कर लिया था हमारे 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति ने। ठीक है, और उसमें स्वेज संकट भी आया था। और अभी हाल फिलहाल मित्रों भी जाम वगैरह भी लगा था स्वेज नहर में। ठीक है, तो ये भी जो है कुछ सुर्खियों में रहती है हमारी नहर वगैरह, तो ये भी आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बता दिया मित्रों कौन सी नहर? स्वेज नहर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे देखिए, और अब देखते हैं। अब यहाँ पर अफ्रीका से गुजरने वाली हम रेखाओं को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मैप के माध्यम से, ये हमारा मैप है। ये हमारी कौन सी है? 23.5 डिग्री सर, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा हमारी। और ये हमारी मकर रेखा है सर, 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश वाले। ठीक है, ये हमारी मकर रेखा है जी। और ये हमारी 0 डिग्री विषुवत भूमध्य रेखा। और ये जो कर्क रेखा है किन देशों से गुजरती है हम एशिया महाद्वीप के? तो देखिए यहाँ पर आपको पश्चिमी सहारा दिखाई दे रहा होगा, वेस्टर्न सहारा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है वेस्टर्न सहारा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ाई। और वेस्टर्न सहारा यहाँ पर पश्चिमी सहारा है। और पश्चिमी सहारा से होते हुए फिर यहाँ पर मोरितानिया देश है, मोरितानिया से होते हुए माली, माली से बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद लीबिया, लीबिया के बाद इजिप्ट। यानी 7 देशों में हमारी देखिए कितने देश होंगे? 1 2 3 4 5 6 देश हो गए। पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, इन 6 देशों से हमारी जो है कर्क रेखा गुजरती है एशिया महाद्वीप के। ठीक है, अब देखिए हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा ये किन किन देशों से गुजरती है? यहाँ पर आपको एक साओ तोमो देश दिखाई दे रहा होगा, साओ तोमे। यहाँ पर देखिए साओ तोमे। उसके बाद यहाँ पर आपको गोबेन, गेबन वगैरह, ये गेबन, इसका नाम गेबन है, गोबेन है, गेबोन आपको दिखाई दे रहा होगा देश। उसके बाद कोंगो और हमारा जाहिर, कोंगो जाहिरे, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, इसको हम जाहिरे कहते हैं। तो साओ तोमे, गेबन, कोंगो और हमारा जाहिरे। उसके बाद यहाँ पर देखिए युगांडा, युगांडा के बाद केन्या, केन्या के बाद सोमालिया। जो इस प्रकार, नहीं सॉरी, हाँ सोमालिया। तो 7 देशों से हमारी गुजरती है कौन सी? विषुवत रेखा। ये आपको याद रखनी है। आगे देखिए हमारी मकर रेखा, मकर रेखा किन किन देशों से गुजरती है? तो यहाँ पर देखिए हमारा नामीबिया, बोत्सवाना, यहाँ पर देखिए हमारा साउथ अफ्रीका और हमारा मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो हमारे 5 देशों से गुजरती है हमारी कौन सी? मकर रेखा। कौन सी गुजरती है? मकर रेखा। तो इस प्रकार मित्रों आपको याद रखना है कि किन किन देशों से हमारे जो है कर्क, मकर और विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर विस्तार से ऐसे दे दिया। ठीक है, और ये कुछ ऐसे महाद्वीप के स्थल ध्रुव देश हैं, यानी इनकी सीमा तटीय समुद्रों वगैरह से नहीं लगती, जैसे कि हमारा माली हो गया, नाइजर हो गया, चाड, सेंट्रल अफ्रीका हो गया, साउथ सूडान हो गया, युगांडा हो गया। ठीक है, और हमारा जो है जाम्बिया हो गया,
बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, ये ऐसे देश है हमारे स्थल ध्रुव देश है। कौन कौन से देखिए, दक्षिण सूडान है, माली है, नाइजर है, चाड है, अपर वोल्टा है, युगांडा है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, मलावी है, बोत्सवाना है। ठीक है, तो ये हमारे स्थल ध्रुव देश है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मित्रों, अफ्रीका का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो हमारे, तो यहाँ पर देखिए हमारा सोमालिया में रास सपून, ये हमारा क्या है, पूर्वी बिंदु है अफ्रीका का। ठीक है, और उत्तरी बिंदु कौन सा है मित्रों, तो उत्तरी बिंदु की मैं बात करूँ तो रास बेन सक्का, जो हमारा ट्यूनीशिया में है, रास बेन सक्का। और दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर केप अगुलहास है। कौन सा है, केप अगुलहास, जो हमारा साउथ अफ्रीका में। और पश्चिम बिंदु ये हमारा सेनेगल में है, अलमादी पॉइंट। ठीक है, अलमादी पॉइंट। तो ये आपको याद रखना है, रास बेन सक्का, रासपून, रास बेन सक्का, रासपून, केप अगुलहास और हमारा अलमादी पॉइंट, रास बेन सक्का, रासपून और हमारा केप अगुलहास। ठीक है, ये आपको उत्तरी दक्षिणी और हमारा पूर्वी पश्चिमी बिंदु आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी लेक विक्टोरिया, यहाँ पर लेक विक्टोरिया है, और यहाँ पर है लेक टाना झील। यहाँ पर टाना है और लेक विक्टोरिया। मैं आपको हर एक नदी के बारे में विस्तार से पढ़ाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में एक बार समझाता हूँ कि भाई कौन कौन सी नदियाँ हैं। यहाँ पर देखिए लेक टाना और यहाँ पर है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया से व्हाइट नाइल का क्या होता है, उद्गम होता है। व्हाइट नाइल, श्वेत नील का उद्गम होता है। ठीक है, जो आगे जाकर के ब्लू नाइल जो हमारी लेक टाना से उद्गम होती है, और ये दोनों मिलकर के खार्तूम में जो दोनों अपना जल मिलाती हैं, और फिर ये आगे चलती है मिस्र वगैरह से होकर के हमारे अलेक्जेंड्रिया, सिकंदरिया तक ये पर भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है, और इसका नाम है हमारी नील नदी। क्या नाम है इसका, नील नदी। ठीक है, नील नदी। तो ये हमारी कौन सी है, नील नदी। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नील नदी के बारे में। देखिए, ये हमारी नील नदी कहाँ से उद्गम होती है, तो यहाँ पर देखिए लेक विक्टोरिया है, यहाँ से व्हाइट नाइल का उद्गम होता है। और ये हमारी लेक टाना है जो इथोपिया में स्थित है। और यहाँ से जो मित्रों क्या है, किसका उद्गम होता है, ब्लू नाइल का। दोनों कहाँ पर मिलती है, तो हमारे सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है। तो इसका अपवाह तंत्र किन किन देशों में आएगा, तो युगांडा में आएगा, इथोपिया में आएगा, दक्षिण सूडान में आएगा और मिस्र में आएगा। तो इन देशों में इसका अपवाह क्षेत्र आएगा। इसका उद्गम कहाँ से होता है, अगर मैं बात करूँ एक केवल नील नदी की बताई, तो सर्वप्रथम आपको पता है कि लेक विक्टोरिया से होती है। तो विक्टोरिया झील से उद्गम होता है। समाप्ति कहाँ पर होती है, भूमध्य सागर में दक्षिण से यहाँ पर समाप्ति होती है। इसके किनारे काहिरा, खार्तूम वगैरह स्थित है। और प्रमुख बांध कौन कौन से बने हुए वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और नील नदी का मित्रों डेल्टा जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये मित्रों चापाकार डेल्टा है। कौन सा डेल्टा, चापाकार। और सर्वप्रथम मित्रों हमारे जो हेरोडोटस हैं, उन्होंने इसी नील नदी के डेल्टा को कहकर ये जो है डेल्टा शब्द का यूज किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डेल्टा उसने किसके लिए प्रयुक्त किया था, तो हमारे नील नदी के डेल्टा के लिए प्रयुक्त किया था, जो चापाकार डेल्टा है। अब इस नदी पर मित्रों कई सारे जो है वर्ल्ड फेमस बांध बने हुए हैं। ग्रैंड इथोपिया रेनसेन बांध, ये हमारे जो मित्रों इथोपिया में बने हुए नीली नील पर, क्योंकि इथोपिया हमारे नीली नील बहती है ओनली फॉर, तो नीली नील पर हमारे ग्रैंड इथोपिया और रेनसेन बांध। ग्रैंड इथोपिया वगैरह अभी हाल फिलहाल में चर्चा भी रहते 2021-20 में। तो ग्रैंड इथोपिया और रेनसेन बांध हमारा कहाँ पर है, इथोपिया में। और सूडान में बात करें नीली नील पर, तो हमारा सेनार बांध और रोजीरियास बांध, रोजीरियास बांध, ये हमारे कहाँ पर है, सूडान में। सेनार और रोजीरियास बांध ये हमारा सूडान में बने हुए। और जिबेन ओलियन बांध मित्रों ये हमारा श्वेत नील पर बना हुआ है। और हमारे मिस्र में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है असवान बांध। क्या नाम है, उस बांध का नाम है असवान बांध, जो हमारे मिस्र में बना हुआ। और उसके पीछे एक झील भी विकसित है जिसका नाम है नासिर झील। उस झील का क्या नाम है, उस झील का हमारा नासिर झील है, और उसको भी हम विस्तार से आगे देखेंगे। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, नील नदी जो है दो मुख्य धाराओं का संयुक्त रूप है। कौन कौन सी, ब्लू नील जो हमारे 60% जल लेकर के आती है और टाना झील से निकलती है। और श्वेत नील की बात करें तो 40% जल लेकर के आती है, जो विक्टोरिया झील से निकलकर ब्लू नील से सूडान की राजधानी खार्तूम में यह मिलकर के नील नदी बनाती है। तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, और ये है 6650 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। ये आपको नील नदी के बारे में याद रखना है, और इन बांधों के बारे में, और इनका कहाँ से उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी नदी है मित्रों जायरे या फिर कांगो नदी। ठीक है, जायरे या फिर कांगो नदी, दो देशों के नाम पर इसका जो है नाम रखा गया है इस नदी का। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इस मैप के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारे एक कटंगा का पठार है जो कहाँ पर है, जायरे कांगो में विस्तृत है। तो इस कटंगा पठार से लुआपुला और लुआलुबा दो नदियों का यहाँ पर उद्गम होता है। केवल यहाँ पर लुआपुला लुआलुबा के नदियों का नाम नहीं याद रखें, कोई बात नहीं। ये जो दोनों नदियाँ मिलकर के जायरे या फिर जो कांगो नदी का क्या बनाती है, निर्माण करती है। यानी जिस प्रकार श्वेत नील और ब्लू नील को मिलकर के हमारी नील नदी बनती है, उसी प्रकार लुआलुबा और लुआपुला जो नदी है ये मिलकर के कांगो या फिर जायरे नदी बनाती है। और ये जो मित्रों ये जायरे या फिर कांगो नदी ये हमारे जो है एशिया अफ्रीका में कहाँ पर बहती है, कांगो में बहेगी। और हमारे जो जायरे देश में यहाँ पर बहती है नदी, कौन सी, जायरे या फिर कांगो नदी।
ये इसकी जो है मित्रों, ये इसकी मैं बात करूँ, सर्वाधिक जो जल विद्युत की अगर संभावना किसी नदी पर है यानी इस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, तो हमारी जायरे या फिर कांगो नदी पर ही है। और इसका जो अफवा बेसिन है ना, वो हमारे एशिया जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जो है अफवा बेसिन वाली नदी हमारी कांगो या फिर जायरे नदी है। नील नदी का इतना अफवा बेसिन नहीं है कि उसकी केवल लंबाई अधिक है, लेकिन जायरे या फिर कांगो नदी की मैं बात करूँ, इसका अफवा बेसिन जो है सर्वाधिक है नील नदी के मुकाबले। तो ये आपको याद रखना है कि अफवा बेसिन की दृष्टि से अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है हमारी कौन सी, कांगो या फिर जायरे नदी। यहाँ पर आपको पता है कि मैंने आपको बताया था साउथ में गेबन, कांगो, यहाँ से होकर के हम जायरे, यहाँ से जो हमारी विषुवत रेखा गुजरती थी, तो ये जो विषुवत रेखा को मित्रों दो भागों में बांटती है, कौन सी, जायरे या फिर कांगो नदी बांटती है। और इस नदी की दो सहायक नदी आपको याद रखनी होगी। ये जो आप नदी देख रहे होंगे ना, ये देखिए, ये मैंने ऐसे मार्क किया हुआ है, ये तो हमारी कसई नदी है, और ये आप दिखाई दे रही होगी, ये आपको उबांगी नदी है। ये हमारी ये हमारी उबांगी होगी, ये उबांगी होगी पहले वाली, और ये हमारी कसई नदी है, ये कसई है, और ये यहाँ पर उबांगी नदी है। ये जो है कसई और उबांगी आपको दोनों याद रखना है। जायरे या फिर कांगो नदी की क्या है, सहायक नदियाँ, जो आपको नहीं भूलना है, कसई और उबांगी को, ठीक है। और इस नदी पर मित्रों दो बांध बने हुए। यहाँ पर जो आपको पहला बांध दिखाई दे रहा है उसका नाम है इंगा बांध, और इस बांध का नाम है मित्रों हमारे बायोम बांध। इंगा बांध और बायोम, इंगा बायोम, ठीक है। और इसी नदी पर, हमारे जायरे नदी पर लिविंगस्टोन जलप्रपात है और हमारा स्टैनली जलप्रपात है। स्टैनली जो जलप्रपात है ये हमारे किस नदी पर है, तो हमारा जायरे या फिर कांगो नदी पर। कौन सा प्रपात, स्टैनली जलप्रपात और लिविंगस्टोन जलप्रपात। लिविंगस्टोन और हमारे स्टैनली, लिविंगस्टोन और स्टैनली, लिविंगस्टोन स्टैनली, लिविंगस्टोन स्टैनली, ठीक है। ये आपको नहीं भूलना है, लिविंगस्टोन और स्टैनली, ये दो जो है जलप्रपात कहाँ पर बनते हैं, ये हमारे बनते हैं जायरे या फिर कांगो नदी पर। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ वापस ब्रीफ में कि इस महाद्वीप में जल विद्युत की संभावना इस नदी पर है, और इस नदी के अपवा क्षेत्र को कांगो बेसिन कहा जाता है, और ये विश्व का दूसरा बड़ा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र है। पहला कौन सा, पहला हमारा अमेजन बेसिन है, और दूसरा सबसे बड़ा हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र कांगो बेसिन है। और इस कांगो बेसिन में विश्व की सबसे नाट्य कद वाले मित्रों पिग्मी जनजाति निवास करती हैं, जो आखेट व संग्रहण का कार्य करती हैं। कौन सी जनजाति, पिग्मी जनजाति। और ये मित्रों मुख्य व्यापार भी करती है। जब हम जनजातियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। और ये नदी लुआलाबा और लुआपुला नदी के संगम से निकलती है, और अपवा बेसिन की दृष्टि से अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, और ये नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और जायरे नदी की दो सहायक नदियां कसई और उबांगी आपको नहीं भूलना है, और लिविंगस्टोन जलप्रपात, स्टैनली जलप्रपात याद रखना, और इंगा व बायोम बांध आपको याद रखना है, ठीक है। ये याद देखिए, ये हमारी है, यहाँ पर देखिए हमारी लुआ लुबा है, और ये लुआ पुला, ये आके मिलकर के हमारी जायरे कांगो नदी बनती है। और ये हमारी यहाँ पर कसई नदी उबांगी आती है, यहाँ से यहाँ पर कसई आती है, यहाँ पर स्टैनली, यहाँ पर जो इंगा बांध बना हुआ है, यहाँ पर बायोम बांध बना हुआ है, ठीक है। स्टैनली, लिविंगस्टोन, यहाँ पर जलप्रपात भी बने हुए हैं, आपको याद रखना है मित्रों। ये हमारी जायरे या फिर कांगो नदी है। आगे बढ़ते हैं, अब हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, नाइजर नदी के बारे में, जिसको पाम तेल की नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसको पाम तेल की नदी यहाँ पर इसको कहा जाता है। देखिए मैं यहाँ पर लेकर के चलता हूँ आपको। ये आपको जो दिखाई दे रहा होगा मित्रों, इसको हम कहते हैं गिनी की उच्च भूमि। यहाँ पर गिनी देश है, और गिनी की उच्च भूमि यहाँ पर है, और इस गिनी की उच्च भूमि से हमारी एक नदी निकलती है, जो नाइजर से होते हुए यहाँ पर बहती हुई हमारी कहाँ पर गिरती है, गिनी की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है, गिनी की खाड़ी में गिरती है। और एक इसके अन्य नदी बेन्यू जो है वो यहाँ पर आकर के मिलती है। तो बेन्यू नदी और नाइजर नदी की सहायक नदी कौन सी, बेन्यू नदी। और इस नदी को मित्रों पाम तेल की नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाम तेल की नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाम तेल की नदी कहा जाता है। और नाइजीरिया जो देश है यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, इसकी जीवन रेखा कहा जाता है। यहाँ पर कहाँ से होकर के बहती है, तो गिनी से होकर के फिर यहाँ पर जाती है माली से यहाँ पर देखिए नाइजर से होकर हुए नाइजीरिया, बेनिन, नाइजीरिया, और हमारे से यहाँ पर गिर जाती है, फिर आकर के गिर जाती है हमारे कहाँ पर, गल्फ ऑफ गिनी में गिर जाती है, यानी गिनी की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी आपको याद रखना है बेन्यू नदी। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है पाम तेल की नदी किसे कहते हैं, यहाँ पर नाइजर नदी की कौन सी सहायक नदी है, ये आपको केवल याद रखना है। और इस बेन्यू नदी पर मित्रों केंजी बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, बेन्यू नदी पर हमारा केंजी बांध बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले हमारी नदी है मित्रों वोल्टा नदी। कौन सी नदी है, वोल्टा नदी। कौन सी नदी है, वोल्टा नदी है। मैं आपको यहाँ पर लेकर के चलता हूँ, देखिए मैप पर वापस। ये आप जो दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर जो है
बुर्किना फासो और गाना देश है, और यहाँ पर हमारी वोल्टा रिवर बहती है। और ये जो है हमारी एक तो ब्लैक वोल्टा, एक हमारी वाइट वोल्टा है, दोनों मिलकर के जो है वोल्टा नदी का निर्माण करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। वोल्टा नदी कहाँ पर बहती है, केवल ये याद रख लें, कोई तो ही काफ़ी हो जाएगा। तो वोल्टा नदी हमारी बुर्किना फासो व गाना में बहती है, और ब्लैक वोल्टा और वाइट वोल्टा से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। ये देखिए हमारी वो जो है कौन सी नदी यहाँ पर क्या आती है, ब्लैक वोल्टा, और ये हमारी ब्लैक वोल्टा, ये हमारी वाइट वोल्टा, और ये हमारी वोल्टा नदी आकर के बन जाती है। ठीक है, ये इतना केवल याद रखना है। और यहाँ पर लेक वोल्टा भी बनी हुई है, वोल्टा झील। ठीक है, जब यहाँ पर पानी मिलता है दोनों का, ब्लैक वाइट वोल्टा का, तो फिर वहाँ लेक वोल्टा बनती है। अगली हमारी नदी है मित्रों ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी, ये नदी जो है ये हमारे कहाँ से उद्गमित होती है, हमारे जो है ड्रैकेंस पर्वत हमारा पर्वत है, यहाँ से जो है लेसेतो देश है, यहाँ पर लेसेतो, और ये हमारा स्वाजीलैंड है। तो ड्रैकेंस पर्वत से हमारे उद्गमित होती है कौन सी नदी, ऑरेंज नदी। और ये जो है यहाँ पर बहती हुई साउथ अफ्रीका में बहती हुई ये नदी कहाँ पर गिर जाती है, अफ्रीका नामीबिया में बहती हुई हमारी फिर यहाँ पर जो है अटलांटिक जो है महासागर में ये गिर जाती है। कहाँ पर गिर जाती है, ऑरेंज नदी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ड्रैकेंस पर्वत से यहाँ पर इसका उद्गम होता है। और ये जो लेसेतो यहाँ पर जो है साउथ अफ्रीका, और यहाँ पर हमारा नामीबिया देश है, और यहाँ पर जिससे प्रवाहित होकर के हमारी ऑरेंज नदी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और ये दक्षिण अफ्रीका और हमारे जो यहाँ पर नामीबिया देश है उनके मध्य ये प्राकृतिक सीमा बनाती है। कौन सी, हमारी ऑरेंज नदी बनाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले हम देख लेते हैं लिम्पोपो नदी को। ये हमारी नदी मित्रों दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवेल क्षेत्र से इसका उद्गम होता है, यहाँ से ट्रांसवेल क्षेत्र से। और ये एक शाखा अन्य और भी आती है इसमें, कालारी मस्तों से, यानी हमारे बोत्सवाना क्षेत्र से। और ये जो नदी बहती हुई हमारे कहाँ पर गिर जाती है मित्रों, ये हमारे हिंद महासागर में गिर जाती है। केवल आपको यहाँ पर ये याद रखना कि भाई ये जो नदी है मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा भी बना रही है। देखो आप, यहाँ पर बोत्सवाना है, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका, और यहाँ पर जिम्बाब्वे, यहाँ पर जो है कि यहाँ पर सीमा बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका इनके मध्य यहाँ पर सीमा बनाती लिम्पोपो, और मकर रेखा को 2 भागों में काटती है। अगली हमारी नदी है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता, तो हमारा बोत्सवाना के ऊपर ही हमारा एक देश है मित्रों अंगोला। अंगोला की बात करें, यहाँ पर देखिए आपको ये अंगोला दिखाई दे रहा होगा। और अंगोला में हमारा मित्रों एक नदी उद्गम होता है, किसका, जाम्बेजी नदी का। अंगोला की उच्च भूमि से इसका उद्गम होता है। और इसकी जो समाप्ति की बात करूँ तो मोजाम्बिक चैनल में जाकर के गिरती है। और ये जाम्बिया व जिम्बाब्वे की जो सीमा का निर्धारण भी करती है। यहाँ पर जाम्बिया और यहाँ पर जिम्बाब्वे, तो ये देखिए जाम्बिया और जिम्बाब्वे, यहाँ पर जो है इनके मध्य क्या करती है मित्रों, यहाँ पर सीमा का निर्धारण भी हमारी करती है। कौन सी नदी, हमारी जाम्बेजी नदी। और ये जो है जाम्बेजी व जिम्बाब्वे की सीमा पर मित्रों विश्व का सबसे चौड़ा, सबसे लंबा सबसे ऊंचा पूछेगा तो एंजल जलप्रपात होगा जो हमारा दक्षिण अमेरिका में है। लेकिन अगर आपसे सबसे चौड़ा जलप्रपात पूछा जाए तो फिर हमारा कौन सा होगा, विक्टोरिया जलप्रपात होगा। कौन सा जलप्रपात होगा, विक्टोरिया जलप्रपात होगा, जो कहाँ पर है, हमारे कहाँ पर बना हुआ है, जाम्बेजी नदी पर। शायद इसमें नहीं लिखा ना, ठीक है, विक्टोरिया नहीं नाम लिखा, कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पर विक्टोरिया जलप्रपात बना हुआ है, और ये जाम्बिया देश में है, और ये जाम्बेजी नदी पर जो बनता है। और हमारी मित्रों इसकी एक सहायक नदी है ओकोवांगो नदी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शायद गिरेगी, यहाँ पर इसमें शायद नहीं दर्शाया गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो एक ओकोवांगो नदी आकर के गिरती है, जो हमारी आंतरिक डेल्टा बनाती है। ठीक है, आंतरिक डेल्टा अगर कोई बनाती नदी, यहाँ से शायद यहाँ से गिरेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंतरिक डेल्टा बनाती है, यानी वो समुद्र में जाकर के नहीं बनाती है, यहाँ पर पहले ही जो है यहाँ डेल्टा का निर्माण कर लेती है। कौन सी नदी, ओकोवांगो नदी, यहाँ पर होगा शायद। हाँ, यहाँ पर देखिए, ये हमारी जगह जाम्बेजी रिवर है, और इसमें यहाँ पर जो विक्टोरिया जलप्रपात है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा भी बनाती है। और यहाँ पर जो मित्रों ये एक लेक यहाँ पर ये गिरेगी। ठीक है, यहाँ से आएगी ओकोवांगो नदी, जो हमारा आंतरिक डेल्टा बनाती है, यानी जमीन पर ही जो है डेल्टा का निर्माण कर लेती है समुद्र में मिलने से पहले। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, किसके बारे में मित्रों, याद रखना आपको जाम्बेजी नदी के बारे में, जाम्बेजी नदी के सहायक नदी के बारे में, ओकोवांगो नदी के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते आगे देखिए। अब हम पढ़ते हैं मित्रों अफ्रीका की प्रमुख जिले कौन कौन सी। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में, तो इसको जो हमें विस्तार से पढ़ना होगा, और अपना जो है पूरा ध्यान लगाए हमारी स्क्रीन पर। देखिए, अफ्रीका की जो है सबसे पहले महान जो ब्रंश घाटी है उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कई सैकड़ों जिले हैं, उनमें से 4-5 जो जिले हैं वो एग्जाम में आती रहती है, तो उन सभी के बारे में हमें पहले पढ़ना होगा। ये जो अफ्रीका की महान ब्रंश घाटी है मित्रों, इसकी मैं बात करूँ तो ये हमारी ये जो हमारे अफ्रीका की महान ब्रंश घाटी है, ये मलावी जो झील है उससे लेकर के, एक मिनट मेरे पेन खो गया,
हाँ, तो ये मलावी झील से लेकर के यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी लेक मलावी, यहाँ से लेकर के हमारी, मैं आपको पूरे एक मैप पर लेकर चलता हूँ। देखिए ये मैप भी अधूरा है, एक मिनट मित्रों। ये देखिए यहाँ पर जो हमारी एक लेक मलावी है, इधर जो देखिए ये हमारी यहाँ पर लेक मलावी है। यहाँ से लेकर के इस प्रकार होते हुए हमारी जो है अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, यहाँ से लेकर के मर्त सागर तक, यहाँ पर इजराइल में यहाँ पर मर्त सागर है, यहाँ पर जो हमारी मर्त सागर तक कौन सी है, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है गुरुजी, तो 6900 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। तो ये आपको याद रखना है, ये कहाँ से होकर के कहाँ तक हमारी जो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी जाती है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है और सीधा कभी कभी उसकी लंबाई से भी पूछ लिया जाता है। तो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी ये हमारी 6900 किलोमीटर लंबी है। और लाल सागर को मित्रों इसी भ्रंश घाटी का क्या माना जाता है, भाग माना जाता है। लाल सागर को इसी भ्रंश घाटी का भाग माना जाता है। और हमारे जो है इस भ्रंश में कई सैकड़ों जिले बनी हुई है। कौन कौन सी जिले हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी लेक मलावी झील, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी लेक टंगानिका, और यहाँ पर देखिए किवू झील, लेक किवू, यहाँ पर देखिए एडवर्ड, यहाँ पर देखिए एल्बर्ट, यहाँ पर आगे जाकर के हमारी रुडोल्फ झील है यहाँ पर, ठीक है। और लेक यहाँ पर तुर्काना, लेक विक्टोरिया इसका बने भाग है। यहाँ पर देखिए आप लेक मलावी, लेक टंगानिका, लेक किवू, लेक एडवर्ड, लेक अल्बर्ट और हमारे जो मित्रों लेक तुर्काना, ये जो है हमारी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी में आती है। तो ये आपको 5 जिले अगर आप याद रख लेंगे यहाँ पर, लेक मलावी, लेक तंगानिका, लेक किवू, लेक एडवर्ड, लेक एल्बर्ट और लेक रुडोल्फ, इनसे काम हो जाएगा। और मलावी और तंगानिका को हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेंगे, क्योंकि मलावी को मित्रों 365 कैलेंडर भी कहा जाता है। क्योंकि ये 365 मील लंबी है। देखिए यहाँ पर कितनी लंबी है, 365 मील लंबी होने के कारण मलावी झील को यहाँ पर कैलेंडर झील भी कहा जाता है। वो मैंने आगे यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। देखिए तो ये आपको अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी के बारे में याद रखना है। 6900 किलोमीटर लंबाई इसकी, अफ्रीका की जो है यहाँ पर लेक मलावी से होकर के एशिया के मर्त सागर तक यहाँ पर ये जाती हैं। और लाल सागर भी इसी का भाग है। और इसमें कई सैकड़ों जिले आती हैं। आपको 4-5 जिले किवू, एल्बर्ट, एडवर्ड, तंगानिका, मलावी, रुडोल्फ, ऐसी जिलों का आपको नाम याद रखना है, लेक मवेरू, ठीक है। तो ये आपको कुछ जिलों के नाम याद रखने हैं अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी में। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर देखिए यहाँ एक लेक यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, लेक वोल्टा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो लेक है उनके बारे में बता देता हूँ, फिर हम जो है उनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उनका हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे और कुछ के आपको केवल लोकेशन याद रखनी होंगी। लेक वोल्टा यहाँ पर देखिए बुर्किना फासो व गाना, यहाँ पर गाना देश है। मैंने आपको वोल्टा नदी बताया था आपको, ठीक है। ब्लैक वोल्टा व्हाइट वोल्टा से मिलकर के बनती है हमारी वोल्टा नदी। तो यहाँ पर एक लेक वोल्टा है, लेक वोल्टा झील। यहाँ पर आपको लेक नासिर दिखाई दे रही होगी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि भाई हमारी जो है ये नील नदी पर विकसित हुई है और ये हमारी कर्क रेखा पर स्थित हमारी झील है। और यहाँ पर देखिए चाड झील जो हमारी सारा मरुस्थल में ये विद्यमान है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लेक मलावी, लेक रुकवा है यहाँ पर, लेक मवेरू, लेक तंगानिका, लेक यहाँ पर विक्टोरिया के बारे में पढ़ेंगे। और लेक तुर्काना, लेक नेवासा, लेक नियासा लेक भी, और लेक ताना जहाँ से ब्लू नील का उद्गम होता है, और लेक विक्टोरिया जहाँ से व्हाइट नाइल का उद्गम होता है। और यहाँ पर देखिए एक और झील है यहाँ पर लेक करीबा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपको कुछ जो है इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर झीलों के नाम याद रखने। अब देखिए कौन कौन सी झीलें हम जो पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले हम विक्टोरिया झील को देखेंगे, तंगानिका झील के बारे में पढ़ेंगे, मलावी झील के बारे में देखेंगे, वोल्टा के बारे में पढ़ेंगे, चाड के बारे में पढ़ेंगे और नासिर झील के बारे में पढ़ेंगे। और चोटस क्या होता है ये भी हम देखेंगे। तो इतनी अगर झीलें आप याद कर लेंगे अफ्रीका में तो काम हो जाएगा। विक्टोरिया झील देखिए मित्रों, ये हमारे जो है लेक विक्टोरिया है और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी यहाँ पर झील है। और ये विक्टोरिया जो झील है 3 देश कौन कौन से, यहाँ पर आपको तंजानिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए केन्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर युगांडा, इनकी सीमा से यहाँ पर बनाती है। जिस प्रकार हमारे सांबर झील है नागौर, अजमेर, जयपुर जो सीमा पर है, उसी प्रकार हमारी विक्टोरिया जो झील है तंजानिया, केन्या और युगांडा की सीमा पर स्थित है। विषुवत रेखा पर मित्रों ये हमारी जो है झील स्थित है, क्योंकि युगांडा, केन्या, सोमालिया से होती हुई हमारी जो है विषुवत रेखा गुजरती है। और इस झील से श्वेत नील नदी निकलती है तथा उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और भूमध्य सागर में मिल जाती है। मतलब वो जो है उस श्वेत नील में हमारी ब्लू नाइल भी आकर के मिलती है खाड़ों में, फिर जाकर के भूमध्य सागर में गिर जाती है। और सिकंदरी अलेक्जेंड्रिया वहां पर बंदरगाह भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी विक्टोरिया झील आपको याद यहाँ पर रखना होगा।
तो ये हमारे जो है लेक विक्टोरिया है। एक यहाँ पर मित्रों एक लेक असाल भी मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया कि विश्व अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका गहनतम बिंदु हमारी लेक असाल है, असाल झील है जो हमारे जिबूती में है। यहाँ पर देखिए ये जो जिबूती देश है, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, तो यहाँ पर जो जिबूती में हमारी लेक असाल है ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अफ्रीका की महान बरस घाटी विक्टोरिया झील केन्या, तंजानिया और हमारे युगांडा की सीमा पर है और विश्व की सबसे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। आगे बढ़ते हैं। अगली तंगानिका झील मैंने आपको बताया कि विश्व की दूसरी व अफ्रीका महाद्वीप की मित्रों ये सबसे गहरी झील है जो जायरे, तंजानिया और जाम्बिया की सीमा पर है। कहाँ पर है? जायरे, तंजानिया और जाम्बिया की सीमा पर है। यहाँ पर देखिए ये हमारी लेक तंगानिका है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो है जायरे देश, और यहाँ पर देखिए तंजानिया देश है, और ये जो नीचे आपको देश दिखाई दे रहा है जाम्बिया है, जिम्बाब्वे, यहाँ पर जाम्बिया। तो ये जो है 3 देशों की सीमा पर है हमारी कौन सी झील है? हमारी तंगानिका झील है। ठीक है, आपको याद रखनी है तंगानिका, और अफ्रीका महाद्वीप की गहरी झील है और विश्व की दूसरी गहरी झील है, और पहली गहरी झील हमारी कौन सी? बेकाल झील है। अगली हमारी झील है मित्रों मलावी झील, और इसको न्यासा झील भी कहते हैं और कैलेंडर झील भी कहते हैं। कैलेंडर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे 365 मील लंबी है, इसकी वजह से यहाँ पर इसको कैलेंडर झील कहते हैं। यह मोजाम्बिक देश में स्थित है, केवल आपको ये याद रखना है। अगली हमारी झील है चाड झील। यह कहाँ पर है? तो सारा मरुस्थल में है। चाड नाइजर और नाइजीरिया व कैमरून देशों की सीमा पर फैली हुई है। यहाँ पर आप देखिए चाड झील का, ये देखिए हमारी चाड झील यहाँ पर है। नाइजीरिया, नाइजर, चाड, कैमरून इन देशों की यहाँ पर सीमा पर फैली हुई है हमारी लेक चाड। और वोल्टा झील ये मानव के द्वारा निर्मित विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो घाना देश में स्थित है। कौन सी? हमारी वोल्टा झील, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी नासिर झील मित्रों ये मिस्र में है और कर्क रेखा इस झील के मध्य से गुजरती है और असवान बांध के पीछे स्थित है। नील नदी गुजरती है, असवान बांध बना हुआ है और उसके पीछे एक झील विकसित हुई है जिसका नाम नासिर है और हमारी कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। चोटस क्या होती है? तो मित्रों ये सारा मरुस्थल में पाई जाने वाली खारे पानी की जो झीलें होती है उनको चोटस कहते हैं, चोटस कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, खारे जैसे कि यहाँ पर हमारे समुद्र में स्थित जो लेगून, कयार वगैरह होती है उसी प्रकार चोटस होती है सारा मरुस्थल में पाई जाने वाले खारे पानी की झीलों को। टाना झील यह इथोपिया देश में और यहाँ से नीली नील का जो है उद्गम होता है। और अब हम देख लेते हैं अफ्रीका के 4 जो कोस्ट है, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कौन कौन से। यहाँ पर देखिए हमारा ग्रीन कोस्ट है, यहाँ पर हमारा सियरा लियोन देश है और यहाँ पर लाइबेरिया देश है। इनके जो है यहाँ पर जो है कौन सा तट है? ग्रीन कोस्ट है। और ये देखिए हमारे बी मैंने लिखा आइवरी कोस्ट, ये हमारा आइवरी देश है ये, और यहाँ पर हमारा कौन सा कोस्ट है? आइवरी कोस्ट है। और फिर देखिए हमारा गोल्ड कोस्ट ये गाना देश है, यहाँ पर बुर्किना फासो ये गाना, यहाँ पर गाना देश हमारा गोल्ड कोस्ट है। और ये देखिए हमारा नाइजीरिया है, ये बेनिन है, ये बेनिन, नाइजीरिया और टोंगा, इन देशों में हमारे कौन सा तट है? स्लेव तट है। ठीक है, तो ग्रीन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट और स्लेव कोस्ट। ग्रीन, आइवरी, गोल्ड और स्लेव कोस्ट। ठीक, ग्रीन कोस्ट कहाँ पर है? सियरा लियोन और लाइबेरिया। आइवरी कोस्ट हमारा आइवरी देश में और गोल्ड कोस्ट गाना में और स्लेव कोस्ट हमारा नाइजीरिया, बेनिन और टोंगा में। ठीक है, ये आपको झीलों में और तट के बारे में याद रखना है। अब हम मित्रों अफ्रीका के प्रमुख जो पर्वत हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए कौन कौन से पर्वत हैं, तो 4-5 पर्वत हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ने होते, ज़्यादा पर्वत नहीं है यहाँ पर। देखिए एक तो हमारा माउंट किलिमंजारो श्रेणी है, ये हमारा तंजानिया और केन्या, यहाँ पर तंजानिया में हमारा माउंट किलिमंजारो है। ठीक है, तो ये आपको अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। और ड्रेंगेसबर्ग श्रेणी ये हमारे दक्षिण अफ्रीका में है, और यहाँ से जो है हमारी ओरेंज नदी का उद्गम भी होता है। और कैमरून देश में हमारे जो है माउंट कैमरून है। और एटलस श्रेणी हमारी ट्यूनिसिया, मोरक्को और अल्जीरिया में विस्तारित है। ठीक है, 4 भागों में विभाजित हमारी एटलस श्रेणी। और माउंट रुवेनजोरी जिसको माउंटेन मून भी कहा जाता है, तो ये हमारे कहाँ पर है? ये हमारा रवांडा जायरे की सीमा पर है। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ेंगे, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं माउंट रुवेनजोरी के बारे में। ये हमारे मित्रों, इसको आप छोड़िए, ये हमारे युगांडा और जायरे देश के सीमा के मध्य स्थित है। ठीक है, तो जो युगांडा और जायरे के मध्य सीमा बना था हमारा माउंट रुवेनजोरी, और इसको माउंटेन्स ऑफ द मून भी कहा जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट स्टैनले जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर माउंटेन्स ऑफ द मून किसको कहा जाता है यही आता है। ठीक है, तो माउंट रुवेनजोरी को यहाँ पर माउंटेन्स ऑफ द मून कहा जाता है, युगांडा और जायरे देश की सीमा बनाता है। अगला है माउंट किलिमंजारो। ये जो पर्वत श्रेणी मित्रों ये ज्वालामुखी पर्वत है, और ये जो है ये एक तरीके से बात करें अवशिष्ट ज्वालामुखी है, यानी ये समर्थ ज्वालामुखी पर्वत है, यहाँ से उद्गार नहीं होगा। और ये श्रेणी केन्या व तंजानिया में फैली हुई है, और इसको माउंट किबो के नाम से भी जाना जाता है। और इसी किलिमंजारो पर जो है हमारा
छग्गा और चग्गा जो चग्गा या फिर इसको छग्गा जनजाति कहते हैं, और ये निवास करती है। और यहाँ पर कहवा की जो खेती के लिए हमारे प्रसिद्ध है ये जनजाति, और किलिमंजारो की ढाल पर ये कृषि करती है। और इस श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट किलिमंजारो है, उसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, जो तंजानिया में अवस्थित है। और ये अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है हमारी कौन सी, माउंट किलिमंजारो। आपको याद रखना है माउंट किलिमंजारो के बारे में। चग्गा छग्गा जनजाति, कहवा की खेती, अवशिष्ट जलवायु ज्वालामुखी पर्वत है, और तंजानिया केन्या में स्थित है। माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर ऊंची और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। फिर बात करते हैं माउंट कैमरून के बारे में। तो ये हमारे मित्रों ये नाइजीरिया व कैमरून देशों में ये फैला हुआ है, और इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कैमरून ही है 4070 मीटर। और अफ्रीका का जो कैमरून के तटीय क्षेत्र का यहाँ पर सर्वाधिक मित्रों आदर स्थल के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कैमरून के तटीय क्षेत्र में होती है। और ये जो माउंट कैमरून है ये एक तरीके से मैं बात करूँ उनके लिए जो हवा आती है आदर नमी वाली वर्षा वाली हवा, तो उनको रोकने का काम करती है। और यहाँ पर सर्वाधिक जो वर्षा होती है इन क्षेत्रों में, कैमरून के तटीय क्षेत्रों में, यहाँ पर सर्वाधिक आदर स्थल भी है कौन सा, हमारा माउंट कैमरून। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगली हमारी पर्वत है मित्रों एटलस पर्वत। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना होगा। ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में तक फैली हुई है, और ये सारा मरुस्थल को भूमध्य सागर से अलग करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर जो ट्यूनीशिया, यहाँ पर अल्जीरिया और यहाँ पर मोरक्को है, यहाँ पर भूमध्य सागर है, और यहाँ पर सारा मरुस्थल फैला हुआ है। तो यहाँ पर हमारी एटलस पर्वत श्रेणी है। तो इस प्रकार ये सारा और भूमध्य सागर को अलग करती है, और ये एक नवीन पर्वत श्रेणी है। और इस 4 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। एक तो हमारी एंटी एटलस है, फिर यहाँ पर मध्य एटलस है, और फिर यहाँ पर उच्च एटलस और सारा एटलस। ठीक है, और उच्च एटलस में हमारे जो है माउंट तोवेकल है, जो एटलस पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है, 4165 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो अगर आपको केवल ये याद रखना है भाई टोटल एटलस वगैरह कहाँ पर है, तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में हमारे एटलस पर्वत हैं, ये याद रख लेंगे तो ये काफी हो जाएगा। ठीक है, और एंटी मध्य उच्च एटलस और हमारा सारा एटलस इसके सब भाग है। और जो माउंट तोवेकल है वो इसकी सर्वोच्च चोटी है हमारी उच्च एटलस की, वो भाग है जो हमारे मोरक्को में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है मित्रों प्रमुख पठार देखते हैं, और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे जो है पठारों का क्वेश्चन बन सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप से। तो कौन कौन से पठार हैं देखिए हमारे अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये हम ऊपर से शुरुआत करते हैं, उत्तर से। यहाँ पर देखिए हमारा अल्जीरिया देश है। इस अल्जीरिया में हमारे 2 जो पठार यहाँ पर महत्वपूर्ण है, एक तो हमारा तासीली का पठार और होगर का पठार। कौन कौन सा, तासीली का पठार और होगर का पठार। फिर यहाँ पर देखिए हमारा नाइजीरिया देश है। यहाँ पर तो नाइजर है, ये हमारा नाइजीरिया है। नाइजीरिया में हमारा जोस का पठार, जो मध्य नाइजीरिया की बात करें तो यहाँ पर मध्य नाइजीरिया में हमारा जोस का पठार है। और नाइजीरिया और कैमरून देशों की सीमा पर हमारा अदामावा का पठार है। सॉरी, तासीली और हमारा होगर का पठार अल्जीरिया में है, और जोस का पठार और अदामावा का पठार हमारा नाइजीरिया में है। ठीक है, तासीली और होगर का पठार हमारा अल्जीरिया में है, और जोस और अदामावा का पठार हमारा नाइजीरिया में है। फिर देखिए महत्वपूर्ण पठार जहाँ से जो है तांबा का उत्पादन होता है, हीरा का जो है सर्वाधिक अनुमानित भंडार पाए जाते हैं, कटंगा में, जायरो और कॉन्गो में फैला हुआ है, तो कटंगा का पठार। फिर बात करते हैं नामीबिया में। नामीबिया में 2 पठार आते हैं, दामालैंड और नामालैंड, दामारालैंड और नामालैंड। दारफुर का पठार यह साउथ सूडान और सूडान की सीमा पर है। और नुवेल्द और हाईवेल्द की मैं बात करूँ तो ये हमारा दक्षिण अफ्रीका जो देश है यहाँ पर जो है विस्तृत है हमारा नुवेल्द और हाईवेल्द पठार। ठीक है, तो ये आपको जो पठारों के बारे में हर एक चीज को यहाँ पर रखना होगा। आगे देखिए जोस का पठार कहाँ पर है, तो मध्य नाइजीरिया में है। ये पठार टिन भंडारों के लिए जाना जाता है। और बाई का पठार ये अंगोला स्थित उच्च भूमि, अनेक जो है यहाँ पर अंगोला स्थित जो उच्च भूमि उसको बाई का पठार कहा जाता है। और अदामावा का पठार की बात करें तो नाइजीरिया व कैमरून की सीमा पर है। ठीक है, और अनेक नदियों का उद्गम होता है यहाँ से। और होगर व तासीली की बात करें ये हमारा अल्जीरिया देश में स्थित है। फिर बात करते हैं अवासोनिया का पठार, ये हमारा इथोपिया देश में और लावा निर्मित पठार है और कॉफी उत्पादन क्षेत्र है। और सिलेली व जुबा जो नदियां हैं वो इसका उद्गम यहाँ से होता है अवासोनिया का पठार से। तो आपको केवल याद रखना है कि अवासोनिया जो पठार है कहाँ पर है, तो इथोपिया देश में। आगे बढ़ते हैं, अगला है टंगानिका का पठार। ये टंगानिका क्षेत्र के पूर्वी स्तर पठार है। और अगर याद रखेंगे कोई जरूर नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, और कटंगा का पठार की बात करें ये आपको याद रखना जायरे और कांगो देश में स्थित है। और इस पठार में जो है तांबे के भंडार पाए जाते हैं। और हमारे जो हीरे का अनुमानित भी सर्वाधिक भंडार हमें कटंगा पठार में देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं नामारालैंड व दामालैंड पठार की, तो वो हमारे कहाँ पर है, नामीबिया देश में फैले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पठार है हमारा फूटा जालोन पठार। ये जो फूटा जालोन का पठार है ये पश्चिम अफ्रीका जैसे कि हमारा पूरा अफ्रीका है। यहाँ पर मैप बनाता हूँ मैं अच्छा सा।
ये हमारा पश्चिम अफ्रीका है। इसका यहाँ पर गिनी देश है, मैंने आपको बताया था। तो गिनी देश में हमारा स्थित है फूटा जालोन का पठार, और यहाँ से गैविया और सेनेगल नदियों को उद्गम होता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल नहीं याद रखना है। यहाँ पर सेनेगल व मोरितानिया की ये सीमा बनाता है, ये आप याद रखना। अब पूरा फूटा जालोन का पठार बनाता है सेनेगल व मोरितानिया की सीमा। अगर मैं आपको मैप पर बताऊं तो ये देखिए इस प्रकार होगा। ये हमारा गिनी देश है, ये हमारा गिनी देश है, और ये हमारा सेनेगल है, और ये हमारा मोरितानिया है। तो यहाँ पर हमारा स्थित है कौन सा पठार? फूटा जालोन का पठार। और इस पठार क्षेत्र में फुलानी वो हम आगे बात करेंगे, नाइजीरिया में रहते हैं सर्वाधिक। ठीक है। हाई वेल्थ व न्यू वेल्थ का पठार ये दक्षिण अफ्रीका देश में विस्तृत है। ठीक है, हाई वेल्थ और न्यू वेल्थ। और मेडागास्कर का पठार ये हमारा हिंद में, इसको मालागासी का पठार भी कहते हैं, मालागासी पठार। ठीक है, जो कहाँ पर है? हमारा मेडागास्कर में। और दारफुर का पठार आपको याद रखना है, साउथ सूडान व सूडान देश की सीमा पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल देखते हैं, कौन कौन से मरुस्थल। ये देखिए हमारा 11 देशों में विस्तृत है हमारा सारा मरुस्थल। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? यहाँ पर मोरक्को आएगा, यहाँ पर अल्जीरिया, यहाँ पर ट्यूनीशिया, यहाँ पर माली, यहाँ पर चाड, यहाँ पर नाइजर। ठीक है, यहाँ पर लीबिया, यहाँ पर इजिप्ट, यहाँ पर सूडान और मोरितानिया। इन देशों में हमारा विस्तृत है सारा मरुस्थल। और लूबियन मरुस्थल ये मित्रों हमारे देखिए, लूबियन आ रहा मतलब लीबिया और इजिप्ट होगा, नहीं सॉरी, लीबिया और सूडान होगा। यहाँ पर मैं कंफर्म कर लेता हूँ, लीबिया और सूडान होगा, सही है, लीबिया व सूडान होगा, क्योंकि मिस्र भी पास में है ना, तो कंफ्यूज हो जाता है। तो लूबियन जो मरुस्थल है ये हमारा सूडान वे यहाँ पर हमारा लीबिया देश है, यहाँ पर चार्ट के ऊपर है। तो लीबिया और हमारा जो सूडान देश है यहाँ पर, ये यहाँ पर विस्तारित है हमारा लूबियन मरुस्थल। और नूबियन मरुस्थल की बात करूँ, लूबियन मरुस्थल किन किन के बीच है? देखिए सारा मरुस्थल और हमारे यहाँ पर नील नदी बह रही है, दिखाई दे रहा होगा नीली नीली, तो ये नील नदी और हमारा सारा मरुस्थल के बीच है लूबियन मरुस्थल। और नूबियन मरुस्थल की मैं बात करूँ तो ये हमारा लाल सागर व नील नदी के मध्य स्थित है। कौन सा? नूबियन मरुस्थल। तो नूबियन यहाँ पर सूडान और इजिप्ट में हमारा विस्तृत होगा नूबियन, और लीबिया व सूडान में विस्तृत होगा हमारा लूबियन मरुस्थल। फिर बात करते हैं नामीबिया में, नामीब मरुस्थल, नामीब होगा, यहाँ पर नामीब है, ये नाइजीरिया देश में, नहीं सॉरी नामीबिया देश में नामीब मरुस्थल, यहाँ पर नामीब होगा। और कालाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना, नामीबिया व साउथ अफ्रीका में विस्तृत है। थोड़ा सा भाग साउथ अफ्रीका में आ जाता है और ज़्यादातर बोत्सवाना व नामीबिया पर आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए मित्रों, अब हम जो है सर्वप्रथम सारा मरुस्थल के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा? सारा मरुस्थल। और ये अफ्रीका के बात करें उत्तर पश्चिम व उत्तर में स्थित है, और यहाँ से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, और ये कर्क रेखा मरुस्थल है हमारा उष्ण मरुस्थल है। और ये 11 देशों में विस्तृत है। कौन कौन से देश है? पश्चिमी सारा, मोरक्को, मोरितानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में फैला हुआ है। और विश्व का सबसे गर्म स्थान अभी तो माना जाता है डेथ वैली को, लेकिन पहले जो माना जाता था अल अजीज़ा, जो हमारा लीबिया में स्थित है। और इस मरुस्थल में मित्रों बद्दू जो जनजाति वो निवास करती हैं, और ये एक ऊंट पालक जनजाति। हम जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी जनजाति क्या काम करती है। तो इसी प्रकार बद्दू जनजाति के बारे में आपको याद रखना है, ये हमारी ऊंट पालक जनजाति है जो ऊंटों को पालती है। फिर बात करते हैं कि सारा मरुस्थल में बात करें मित्रों, तो पवना जो है काफ़ी यहाँ पर पवनें चलती हैं। जैसे कि यहाँ पर शिराको जो पवन है ये जो है भूमध्य सागर के से होकर के हमारी इटली में चली जाती है, वहाँ पर ब्लड ड्रेन करती है। ठीक है, यहाँ पर हरमतन पवन है वो भी हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर देखिए गिबेली पवन है, खमसिन पवन है, और यहाँ पर जो सूडान में बहती हबूब पवन है, इन सभी के बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो शिराको पवन के बारे में हम सबसे चर्चा करते हैं। तो सारा मरुस्थल से उत्पन्न होकर इटली में प्रवाहित होने वाली लाल रेत की गर्म उष्ण हवाएं हैं, और जब ये पवनें भूमध्य सागर से गुजरती हैं तो आर्द्रता नमी प्राप्त करने से इटली में वर्षा करती हैं और अंगूर की खेती के लिए लाभदायक होती हैं। और इसको ब्लड रेन कहा जाता है, क्योंकि लाल जो है मित्रों, क्योंकि एक तो देखिए हवा में क्या होगी, जो सारा मरुस्थल से चल रही है तो इस प्रकार उसमें जो रेत वगैरह अधिक होगी, ठीक है, उसमें रेत होगी लाल लाल, और जब ये भूमध्य सागर को पार करेगी तो वहाँ पर नमी आ जाएगी, और फिर यहाँ पर जो है इटली में जाकर के वहाँ पर जो पर्वत वगैरह उनसे टकरा करके वर्षा करेगी, तो इस प्रकार लाल वर्षा वहाँ पर होगी। फिर बात करते हैं शिराको जैसी अन्य पवन है, जैसे कि अगर शिराको की बात करिए
चिली में जाती है तो इसको ट्यूनीशिया कहेंगे। खमसिन में मिस्र में जाएगी तो फिर ट्यूनीशिया में जाएगी तो फिर उसको चिली कहेंगे। चिली तो अलग देश है ना दक्षिण अमेरिका में। और मिस्र में जाएगी तो उसको हम खमसिन कहेंगे। लीबिया में जाएगी तो फिर उसको गिम्बेली कहेंगे। और सूडान में जाएगी तो उसको हबूब कहेंगे। और श्यामल व सिमुम मित्रों ये भी सीरा को पवन है, लेकिन इसका जो उद्गम है अरब मरुस्थल में होता है, यानी इराक में जो है ये बहती हैं। फिर बात करते हैं हरमटन पवन की, तो ये सारा से उत्पन्न होती है, सारा मरुस्थल से, और दक्षिण में प्रवाहित होती है। वो तो उत्तर में और उत्तर पूर्व में प्रवाहित होती थी और पूर्व में प्रवाहित होती थी। ये हमारी हरमटन है, ये दक्षिण में प्रवाहित होती है और ये गिनी देश में पहुंचते हैं। गिनी में मित्रों बहुत ज्यादा आर्द्रता वगैरह होती है, इसके कारण वहाँ के जो लोग हैं त्वचा संबंधी जो रोग है उनसे ये पीड़ित रहते हैं। इनकी वजह से जब हरमटन पवनें वहाँ पर जाती हैं और आर्द्रता को समाप्त कर देती है और वो जो लोग हैं वहाँ पर इन जो त्वचा संबंधी जो रोग हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं, तो इनके कारण जो है उनको डॉक्टर पवनें कहा जाता है कि भाई ये डॉक्टर की तरह कार्य करती है हरमटन पवनें। ठीक है। और बर्ग पवन भी याद रख लेना कि ये दक्षिण अफ्रीका में चलती हैं। ड्रैंकेस बर्ग जो पर्वत है उसके सारे, ठीक है, तो ये अभी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार आपको जो है सारा मरुस्थल से जुड़ी हुई सारी जानकारी याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं कि भाई नूबियन मरुस्थल ये कहाँ पर फैला हुआ है। तो ये सारा मरुभूमि का पूर्वी भाग है। मैंने आपको बता दिया कि भाई ये नील नदी और लाल सागर के मध्य है और मिस्र वे हमारे सूडान में स्थित है और लूबियन ये लीबिया व सूडान में स्थित है। हमादा मरुस्थल है यानी हमादा चट्टानी मरुस्थल है। और नामीब की बात करें तो ये नामीबिया देश में है और यहाँ पर होटेटोज जनजाति निवास करती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब यह काला महारी मरुस्थल ये कहाँ पर है, तो दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया देशों में फैला हुआ है। और यहाँ इसकी जो जीवन रेखा है ओकोवांग नदी है, मैंने आपको बताया था। ये ओकोवांग नदी जो जाम्बेजी नदी है उसकी यहाँ पर क्या मानी जाती है, सहायक नदी मानी जाती है ओकोवांग नदी। और खोई और बुस्मैन जनजाति यहाँ पर निवास करती है। बुस्मैन जनजाति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और पशुपालन और हीरे के भंडार है तो ये प्रसिद्ध है। और ये मरुस्थल में सुतुर मुर्ग जो है उस पक्षी के लिए प्रसिद्ध हमारी कालाहारी मरुस्थल। ग्रेट सैंड सागर भी देख लीजिए मित्रों, ये हमारे जो उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में मरुस्थलीय क्षेत्र है जो लीबिया और मिस्र की सीमा पर स्थित है, ग्रेट सैंड सागर। और कारू मरुभूमि ये हमारे दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत में ओरेस नदी व आशा अंतरीप के मध्य एक उचित अर्ध मरुस्थलीय पठार है हमारा कारू मरुभूमि। ठीक है। और साहेल मरुभूमि शायद इसमें मैंने शायद गलती से नहीं लिख पाया था मैं, ये हमारे जो मित्रों सारा मरुस्थल का भाग है। कौन से साहेल मरुभूमि। ठीक है। और कारू मरुभूमि ये हमारे जो है दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलती हैं, तो ये भी आपको याद रखना होगा यहाँ पर। अब हम चर्चा करते हैं प्रमुख घास के मैदानों के बारे में कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से यहाँ पर घास के मैदान हैं। देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय मैदानों के बारे में। ये हमारा उसका नाम है मित्रों वेल्ड्स कि ये कहाँ पर विस्तारित है, तो हमारा दक्षिण अफ्रीका व बोत्सवाना जो देश है यहाँ पर जो है इसका विस्तार है। और इन मैदानों में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, इसके कारण इसको अफ्रीका की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। किसको, हमारे वेल्ड्स को कहा जाता है, टोकरी कहा जाता है, रोटी की टोकरी या फिर ब्रेड बास्केट जो है अफ्रीका की ब्रेड बास्केट ये हमारे वेल्ड्स को कहा जाता है जो शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान है। और अफ्रीका व बोत्सवाना देशों में क्या है इसका विस्तार है। अगला हमारा उष्ण कटिबंधीय मैदान, ये जो है ये हमारे सवाना इनको कहा जाता है। और ये मध्य जो अफ्रीका है उसमें इसका विस्तार है। ये घास का मैदान विश्व का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो अफ्रीका महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में विस्तृत है। और इस मैदान में मसई जनजाति निवास करती है मित्रों, जो पशुओं को क्या करती है, खून पीती है, यानी रक्त पिपासु है। ये पशुओं का खून पीती है दूध में मिक्स करके, तो इसके कारण इसको रक्त पिपासु जनजाति कहा जाता है। और जब हम जनजातियां पढ़ेंगे तब भी हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और ये जो है पशु की मृत्यु के पश्चात मांस भी खाती है। तो उष्ण कटिबंधीय मैदानों में आपको याद रखना है सवाना जो है घास का मैदान, ये मध्यवर्ती अफ्रीका में इसका क्या है विस्तार है। और यहाँ पर मसई जनजाति निवास करती है। आइए अब हम जो है प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। तो सबसे पहले हम पिग्मी जनजाति के बारे में बात करें तो पिग्मी मैंने आपको बताया था कि भाई कांगो जायरे जो बेसिन है उसमें ये निवास करती है। और निग्रेटो जो प्रजाति है उसकी ये जनजाति है। और पिग्मी जो जनजाति है मित्रों इनके जो घरों को मोगलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोगलस कहा जाता है। और ये अपना जो घर है पेड़ों की डलिया, मचान या फिर खंभों पर बनाती है। इसलिए बनाती है क्योंकि जो कांगो बेसिन है वो दलदली भाग है और दलदली भाग है, साथ में जो है बहुत प्रकार के वहाँ पर हिंसक जानवर भी रहते हैं। इसके कारण दलदली भाग और हिंसक पशुओं से रक्षा है तो अपना जो मकान है वो जो है पेड़ों पर बनाते हैं और उनके घरों को क्या कहते हैं, मोगलस कहते हैं। और विश्व की सबसे नाटे कद वाली जनजाति है, लगभग 4 फुट 9 इंच वगैरह इनकी जो है हाइट होती है। तो 4 फुट वगैरह इनकी जो हाइट होती है और नाटे कद वाली हमारी ये जनजाति है। कौन
सी, पिग्मी जनजाति। और इसका जो है उप प्रजातियों का समूह है मित्रों, जिसको हम अचवा कहते हैं। और इस 4 जो है प्रजाति इसमें पाई जाती है। अचवा में कौन कौन सी? बतवा या फिर जिसको तवा भी कहता है, बिंगा, मभूती और गैसेरा। ये जो है इसकी जो है यहाँ पर 4 प्रजातियां पाई जाती है किसमें? पिग्मी जनजाति के उप प्रजाति में। तो ये आपको याद रखना है। इसका जो समूह होता है उप प्रजाति का, उसको हम अचवा कहते हैं। और इसमें 4 जो हमें जाति देखने को मिलती है, बतवा, बिंगा, मभूती और गैसेरा। और इसका व्यवसाय क्या है? तो ये जनजातियां आकेट संग्रहण व शिकार वगैरह ये हमारा कार्य करती हैं। फिर बात करते हैं मित्रों, पिग्मी जनजाति है ये मौन व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। मौन व्यापार क्या होता है? देखिए, ये जो क्या करती है, जानवरों का जो मांस होती है उसको शिकार करके वो लाती है, और जो केले के बागान होते हैं उनको जो है उनके सामने एक ढोल वगैरह पड़ा होता है, वहाँ पर वो रख देती है। और फिर जो केले का बागान का मालिक जो होता है वो आता है वहाँ पर और मांस उठाता है, और उस मांस के एवज में जो है अपने आप क्या रख देता है? केला रख देता है। और ये जो पिग्मी जनजाति है वो उसको बोलती नहीं है मालिक को कि भाई ये इतने पैसे देने पड़ेंगे आपको इस मांस के, ऐसा वो नहीं बोलती। वो क्या करती है? दूर जाकर के बैठ जाती है। बागान का जो मालिक होता है वो आकर के जो अपना वहां पर केले रख देता है और मांस उठा करके ले जाता है। अगर वो केले कम रखता है तो फिर वो पिग्मी जनजाति क्या करती है? वो मना कर देती है लेने से, मतलब वो लेती नहीं है वो केले। इसके कारण वो बागान का मालिक ये समझ जाता है कि भाई जो केले दिए हैं वो कम है, इसके वजह से वो जो थोड़े और केले रखता है। और वो पिग्मी जनजाति जब वो केले ले लेती है तब ये माना जाता है कि भाई जो है ये व्यापार हो गया। इस प्रकार इस व्यापार में जो बागान का मालिक होता है वही यहाँ पर भूमिका निभाता है। यहाँ पर जो पिग्मी जनजाति वो कुछ भी यहाँ पर नहीं कहती है, वो केवल वहां पर जाकर के मांस रख देती है, और जो माप तोल है वो वहां पर नहीं करती है। कौन नहीं करती है? पिग्मी जनजाति। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मौन व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये जानवरों का शिकार करके केले के बागान जो है ढोलों पर रख देती है, और बागान का जो मालिक मांस को उठाकर वहां उसके एवज में केले रख देता है। और यदि पिग्मी केले नहीं लेता है तो मालिक ये समझ जाता है कि मांस के एवज में कम केले दिए हैं, अंत और केले रख देता, तो पिग्मी उन केलों को ले जाता है। अंत एक तरफ से यहाँ पर इसमें व्यापार किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी जनजाति है बुशमैन जनजाति। ये बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, जो हमारा नामीबिया, बोत्सवाना जो क्षेत्र है वहाँ पर। और बुशमैन को मित्रों सान भी कहा जाता है। और बुशमैन के बारे में अगर आपने 12वीं में आर्ट्स वगैरह ली है तो 12वीं आर्ट्स में यहाँ पर पहला जो चैप्टर होता है जनजाति वगैरह में, तो ये हमारा बुशमैन जनजाति, एस्किमो जनजाति वहाँ पर विस्तार से बताए जाते हैं। ठीक है, इनके घरों को जो है मित्रों श्योम कहा जाता है, और इनको जो है सान भी कहा जाता है बुशमैन जनजाति को। और ये कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनका ये भोजन करती है, और इनको जो है अपना चावल मानती है। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब ये खाती हैं तो जब ये मतलब ये कहा जाता है कि भाई ये अगर खाती हैं तो इनके बारे में मित्रों ये भी कहा जाता है कि या तो ये खाते नहीं है, और जब ये खाते हैं तो ये ठूस कर खाते हैं। ये ज़्यादातर भेड़ का मांस वगैरह ये ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, और ये कि मांस को बहुत ही ज़्यादा वो खाएंगे। तो इस प्रकार या तो वे खाते नहीं या फिर खाते तो वे ठूस के खाते हैं। ऐसा बुशमैन जनजाति के बारे में कहा जाता है, और नामीबिया, बोत्सवाना वगैरह में यहाँ पर निवास करती है। फिर बात करते हैं मित्रों हाउसा, यरूबा, फुलानी और टुम्बो। ये जो जनजाति, ये चारों जनजातियाँ नाइजीरिया में निवास करती है। कौन कौन सी? हाउसा, योरूबा, फुलानी और टुम्बो। हाउसा जो जनजाति है मुस्लिम जनजाति और ये कर्षक जनजाति है। और येरुबा की बात करूँ तो ये ईसाई जनजाति है और समृद्ध जनजाति है। और फुलानी की बात करें तो ये हमारे मुस्लिम धर्म और ये पशुपालक जाति है। ठीक है, जिस प्रकार बद्दू जो थी हमारी ऊंट पालक जनजाति थी, उसी प्रकार फुलानी भी पशुपालन जाति है, और ये हमारी नाइजीरिया निवास करती है। और टुम्बो जनजाति ये भी नाइजीरिया में निवास करती है। फिर बात करते हैं हेंतु व तुसी जनजाति की। ये मित्रों रवांडा देश में ये कृषि करने वाली जनजातियां कौन सी? हेंतु व तुसी, ये कृषि करती हैं। ठीक है, हेंतु व तुसी। और जुल्लू ये हमारे दक्षिण अफ्रीका देश में कृषि करने वाली जनजाति है, दक्षिण अफ्रीका में जुल्लू जनजाति। और चग्गा या फिर छग्गा जनजाति ये माउंट किलिमंजारो मैंने आपको बताया था, कॉफी कवा की कृषि करती है, और केन्या देश में ये बहुतायत पाई जाती है। फिर है होंटेटो जनजाति। मैंने आपको बताया था नामी मरुस्थल में निवास करती है होंटेटो जनजाति। और ये कैन सारा विला जो है अभी हाल फिलहाल में इसका जो व्यक्ति काफ़ी एक तरीके से चर्चा में रहा था, क्योंकि इसको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और मसई जनजाति ये हमारी मध्य अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है, सवाना घास के मैदानों, मैंने आपको बताया। और बद्दू जनजाति सारा मरुस्थल में निवास करती है, ऊंट पालक जनजाति है। और बंतु ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जनजाति है जो मध्य अफ्रीका में निवास करती है, बंतु जनजाति। ठीक है, तो आपको जनजातियों के बारे में भी यहाँ पर याद रखना होगा। फिर देखिए मित्रों हम देशों वगैरह के बारे में चर्चा करते हैं, कृषि, अर्थव्यवस्था, खनिज वगैरह कौन कौन से पाए जाते हैं ये सब। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया जो हमारे अफ्रीका के बड़े देश कौन कौन से? तो अल्जीरिया है, कांगो है, जायरे हैं, यहाँ पर कांगो नहीं होगा, जायरे हैं, लीबिया है और नाइजीरिया। हमारे 4 बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया है, मिस्र है, इथोपिया और जायरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फिर देखिए मित्रों, अफ्रीका को सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है ये पश्चिमी कैमरून है। मैंने आपको बताया था माउंट कैमरून वगैरह में पढ़ा रहा था तब। यहाँ स्थित जो माउंट कैमरून है आने वाले आर्द्र हवाओं के मार्ग में अवरोधक का काम करता है और जिससे यहाँ पर्वतीय वर्षा के रूप में सर्वाधिक वर्षा होती है। फिर बात करें नैरोबी की, तो ये केन्या राजधानी व अफ्रीका का महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है मित्रों और चाय उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। अगर आपने मनी हाइस्ट वगैरह देखी होगी तो नैरोबी वगैरह है वहाँ पर है, ठीक है। और मोम्बासा की बात करें तो ये केन्या का प्रमुख पतन है जो चाय निर्यात हेतु प्रसिद्ध है। केन्या बहुत ज़्यादा चाय के उत्पादन करता है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना, मोम्बासा यहाँ पर पतन है, पोर्ट है। और डरबन ये दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत की राजधानी मित्रों। यहाँ पर रसदार जो फल होते हैं उनका उत्पादन किया जाता है और इसको अफ्रीका का फ्लोरिडा कहा जाता है, किसको, डरबन को। और फिर बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नया देश मित्रों, 54वां राष्ट्र दक्षिण सूडान है जो 9 जुलाई 2011 को 193वां सदस्य बना है यूएनओ का और जुबा यहाँ की राजधानी है। अब हम खनिज संसाधन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए लोहा इससे कहाँ से निकलता है, तो बोमी की पहाड़ी, लाइबेरिया देख, सियरा लियोन, मैंने सियरा लियोन वगैरह बताया था मैंने आपको है उस समय जो है ग्रीन कोस्ट वगैरह। तो यहाँ पर जो है लोहा इसक होता है लाइबेरिया देश में सर्वाधिक, बोमी की पहाड़ी में। और ट्रांसवाल जो हमारे दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर भी लोहा इसक मिलता है। और क्यू ये जिम्बाब्वे देश में, यहाँ पर भी हमें जो है लोहा इसक के भंडार मिलते हैं। तो बोमी की पहाड़ी, ट्रांसवाल और क्यू। फिर बात करें कोयला की, तो यह विंटबेक क्षेत्र है नटाल प्रांत का दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ पर कोयला निकलता है। और वहाँ की क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका का ही है तो वहीं पर भी कोयला देखने को मिलता है। तो विंटबेक और वहाँ की क्षेत्र। तांबा की बात करें तो कटंगा पठार प्रसिद्ध है। यहाँ का साबा प्रदेश जो है जायरे प्रदेश में वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और लुम्बुबासी ये हमारा जायरे में है, मैं आपको आगे बताऊंगा जब केप कायरा मार्ग पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। और मैग्नीज की बात करें मित्रों तो माउंडे और नसूता, माउंडे तो गेबोन देश में, साउथ में गेबोन मैंने आपको बताया था। और नसूता ये हमारा घाना देश, घाना बुर्किना फासो मैंने आपको बताया, ठीक है। वोल्टा झील, वोल्टा नदी यहाँ पर बहती है। तो माउंडे यहाँ पर गेबोन देश में और नसूता यहाँ पर घाना देश में। सोना की बात करें मित्रों तो बिट वाटर्स जो हमारी रैंड की खान है, बिट वाटर्स रैंड की खान ये हमारी जोहान्सबर्ग की है और ये विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है और जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर भी कहा जाता है। फिर हीरा हमारे किम्बरले की खान जो दक्षिण अफ्रीका में, और यहाँ पर जो हीरा होता है वो आभूषण के लिए यूज किया जाता है। और कसई जाम्बिया में जो मित्रों ये यहाँ पर उद्योगों के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता है हीरा का, ठीक है। तो हीरा कहाँ पर, किम्बरले की खान और कसई जाम्बिया में। फिर बात करते हैं पेट्रोलियम खनिज क्षेत्र की, तो लीबिया जो देश है ये अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। और सिदर की खाड़ी, जेल्टन, देहरा, बेदन क्षेत्र, सिदर की खाड़ी, जेल्टन, देहरा, बेदन ये हमारा लीबिया में काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है जहाँ पर तेल का उत्पादन होता है। फिर बात करें मिस्र देश में तो लाल सागर के तट के पास सल्फर युक्त पेट्रोलियम निकलता है, गरीब शुद्ध कर्ण क्षेत्र यह प्रसिद्ध है। और अल्जीरिया देश की बात करें तो एड जेल क्षेत्र यहाँ पर पेट्रोलियम निकलता है। और सूडान में दारपुर क्षेत्र, दारपुर का पठार पढ़ाया था मैंने आपको, तो यहाँ पर जो मित्रों क्या निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है। कृषि की बात कर लेते हैं, फैला क्या है, तो मिस्र के जो किसान हैं उनको फैला कहा जाता है। और सिसले ये वानस्पति की रेशा है मित्रों और ये तंजानिया देश में होता है, इसका सूतली बोरे वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। अगले हैं पेम्बा व जंजीबार द्वीप, ये हमारे तंजानिया देश के द्वीप है जहाँ लौंग का उत्पादन किया जाता है और इनको क्लोव आइलैंड भी कहा जाता है, पेम्बा व जंजीबार द्वीप को। और मक्का त्रिकोण ये हमारा वेल्डस प्रदेश जो है, यहाँ पर जो है मक्का त्रिकोण है, इसमें मित्रों वेल्डस मैंने आपको बताया दक्षिण अफ्रीका में। और इसके कौन कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है इसके लिए, तो हमारे देखिए ये ऑरेंज व नटाल जो है इनके बीच में स्थित है हमारा कौन सा, ये मक्का त्रिभुज, मक्का त्रिकोण, ठीक है, वेल्डस प्रदेश में, दक्षिण अफ्रीका देश में, ऑरेंज व नटाल के बीच में। और मक्का को मित्रों अफ्रीका का प्रथम खाद्यान्न भी माना जाता है। फिर बात करें कपास की, तो सूडान में मिस्र देशों में सर्वाधिक होता है उत्पादन। और लंबे राशि वाली जो कपास होती है उसको मिस्री कपास कहा जाता है। और पाम तेल व मूंगफली का उत्पादन होता है हमारा नाइजीरिया देश में सर्वाधिक। और मैंने आपको बताया था पाम तेल की नदी भी कहा जाता है किसको, नाइजर नदी को। और आइवरी कोस्ट की बात करें तो ये हमारे कोको उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है, आइवरी कोस्ट मैंने आपको बताया। और ट्यूनीशिया की बात करें तो हमारा जैतून उत्पादन इस महाद्वीप में सर्वाधिक होता है ट्यूनीशिया देश में, जहाँ पर एटलस पर्वत श्रेणी का विस्तार है। केन्या की यहाँ पर चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो मोम्बासा द्वीप है, मोम्बासा जो पतन है यहाँ पर सर्वाधिक निर्यात होता है। और नाइजीरिया मित्रों ज्वार उत्पादन के लिए भी अग्रणी है। और कोको त्रिभुज भी आप याद रखने ला, ये हमारा गाना जो देश में अकरा, कुमासी और शेकोदा तोकोरंदी, यहाँ पर इनको जो है कोको त्रिभुज के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर अकरा होगा, यहाँ पर कुमासी, यहाँ पर जो है शेकोदा मिला करके तो कोको त्रिभुज बनता है। अब हम जो है केप कायरा रेल मार्ग के बारे में चर्चा कर लेते हैं मित्रों। देखिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। पहले ये आपको यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पर केप टाउन शहर है दक्षिण अफ्रीका का। यहाँ से केप टाउन से लेकर के मित्रों हमारा जो है
ये किम्बरले, यहाँ पर 2 नंबर पर किम्बरले और फिर जोहान्सबर्ग तक। जोहान्सबर्ग से होते हुए मित्रों हमारे ये जाता है बुलवायो, बुलवायो से होता हुआ हमारे विक्टोरिया जलप्रपात को पार करते हुए यहाँ पर जाता हमारा कहाँ पर लिविंगस्टोन और फिर यहाँ पर जाता है लुसाका। तो लुसाका से मित्रों यहाँ पर एक शाखा चेंज होती है। ठीक है, मैं पहले आपको बताता हूँ कि वे कहाँ से होकर के जाता है, फिर मैं आपको बताऊँगा दक्षिणी भाग, मध्य भाग, उत्तरी भाग वगैरह सब है। तो पहले देखिए आप यहाँ पर जो है केप टाउन है, केप टाउन से होते हुए यहाँ पर जाता है किम्बरले, किम्बरले से होते हुए हमारा जाता है जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग से होता हुआ हमारा जाता है फिर लिविंगस्टोन, लिविंगस्टोन से यहाँ पर जाता है यहाँ पर जो जाता है फिर बुलवायो, बुलवायो के बाद यहाँ पर जो जाता है लिविंगस्टोन, लिविंगस्टोन से बात यहाँ पर लुसाका, और लुसाका से आगे जा करके जाता है हमारा मित्रों कांगो में जाएगा, जायरे में जाएगा हमारा एलिजाबेथ विले तक जो है हाथ जाता है। ये प्रथम भाग होता है। उसके बाद लुसाका से एक दूसरी शाखा निकलती है जो जाती है हमारी यहाँ पर जो है दार एस सलाम हमारा क्या है तंजानिया में एक है पतन है, एक पोर्ट है, यहाँ तक जाती है और फिर यहाँ से जो है आगे बढ़ती है और हमारी आगे यहाँ पर जाती है नैरोबी में जाती है, केन्या की राजधानी नैरोबी, और यहाँ से होते हुए फिर मित्रों आगे जाती है जुबा तक, जो साउथ सूडान की राजधानी जुबा। ठीक है, और यहाँ तक रहती है। फिर यहाँ पर इसकी दूसरी जो तीसरा जो भाग होता है स्टार्ट होता है यहाँ पर वाऊ से होता है, वाऊ हमारा साउथ सूडान में, यहाँ से होता हुआ खार्तूम जाता है और खार्तूम से होता हुआ मित्रों हमारा जाता है वाल्दी हल्पा क्षेत्र, वाल्दी हल्पा से जाता है असवान नासिर झील वगैरह, और यहाँ से जाता है मित्रों कायरा, कायरा से आगे अलेक्जेंड्रिया तक इसको बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार ये 14,000 किलोमीटर लंबा होगा अगर इसका पूर्ण निर्माण हो जाता है। किसका? केप कायरा रेल मार्ग का। ये रेल मार्ग अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है और केप टाउन से लेकर के उत्तर में भूमध्य सागर के निकट आंतरिक भाग में अल कायरा जो है अल कैरो कायरा तक ये विस्तृत है और अलेक्जेंड्रिया तक इसको बढ़ा दिया गया है। फिर बात करते हैं इसको मित्रों 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग ये कहाँ तक जाता है? तो ये हमारा देखो केप टाउन से होकर के हमारा लुसाका तक जाता है, लुसाका जंक्शन तक। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या जाता है? ये हमारा लुसाका जंक्शन से आगे फिर एलिजाबेथ विले तक भी जाता है। यहाँ पर जो हमारा दक्षिणी भाग है ये इसका तो इस प्रकार इसका जो दक्षिणी भाग है वो कहाँ तक विस्तृत है? केप टाउन से लेकर के हमारा एलिजाबेथ विले तक विस्तृत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा भाग है मित्रों मध्य भाग। मध्य भाग जो है ये लुसाका जंक्शन से दार असलाम, मोम्बासा, नैरोबी व जुबा तक विस्तृत है। मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ से लुम्बासा से लेकर के यहाँ जाएगा हमारा लुसाका से लेकर के हमारा दार असलाम जाएगा, फिर मोम्बासा जाएगा, फिर ठीक है फिर यहाँ पर जुबा तक हमारा विस्तृत है। कौन सा? मध्य भाग, जो इस रेल मार्ग की शाखा के रूप से और हमारी जो परिवर्तित गेज में यानी नैरो गेज, मीटर गेज, ऐसे यहाँ पर परिवर्तित गेज के रूप में हमारा मध्य भाग है। फिर बात करते हैं हम उत्तरी भाग की। ये हमारा उत्तरी भाग जो है ये मित्रों सूडान के यहाँ पर वाऊ जो शहर है, वाऊ से लेकर यहाँ पर खार्तूम है, खार्तूम से वाल्दी हल्पा, वाल्दी हल्पा से आसवान, आसवान से फिर अल कैरो यानी कायरा तक जाता है और इसको आगे वर्तमान में हमारे अलेक्जेंड्रिया तक, सिकंदरिया तक इसको विस्तृत कर दिया गया है। तो वाल्दी हल्पा तक एक भाग के रूप में है और फिर असवान बांध मध्यवर्ती है, फिर ये पुणे असवान से प्रारंभ होकर के कायरा तक जाता है जो दूसरा भाग है, और इन दोनों भागों को जल परिवहन उपलब्ध करवाती है। कौन सी नदी? हमारी नील नदी जो है इनको जल परिवहन जो उपलब्ध कराती है। ठीक है मित्रों, तो नील नदी के द्वारा यहाँ पर क्या होता है? परिवहन होता है और वर्तमान में से कायरा से अलेक्जेंड्रिया तक बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़े, अब हम जो है कुछ देशों के बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो हम उसको हल कर पाए। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका, इसकी जो राजधानी, सबसे पहले तो 3 यहाँ पर राजधानी देखने को मिलते हैं, केप टाउन, ब्लोमफोंटेन और प्रिटोरिया। केप टाउन की बात करें तो ये हमारी प्रशासनिक राजधानी है और ब्लोमफोंटेन की हम बात करें तो ये न्यायिक राजधानी है। ठीक है, और प्रिटोरिया जो है ये हमारी विधायी राजधानी है। तो ये आपको इसकी 3 राजधानी याद रखनी है दक्षिण अफ्रीका की। और यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है मित्रों कुगर नेशनल पार्क। ठीक है, ये काफी ज्यादा फेमस है कुगर नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ का जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कुगर नेशनल पार्क है और विश्व का 60% जो क्रोमियम है वो उत्पादन इसी देश होता है। और दक्षिण अफ्रीका का मैंने ड्रैंकेसबर्ग वगैरह और भी जो सारी जो चीजें थी मैंने आपको बताया था, ऑरेंज नदी यहाँ से बहती हैं। ठीक है, केप टाउन वगैरह यहाँ से जो केप काहिरा में जो है रेल मार्ग वो भी बताया मैंने आपको। ठीक है, और कुछ यहाँ पर देखिए पतन पोर्ट वगैरह देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको केप टाउन दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर देखिए हमारा केप ऑफ गुड होप है और यहाँ पर केप अगुलास है इधर ये वाला। और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा एक डरबन जो है नटाल प्रांत की जो राजधानी है डरबन। ये आप देखिए यहाँ पर डरबन जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, डरबन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए जोहान्सबर्ग, मैंने आपको बताया बिंट वाटर जो रेंट की खान है वो यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं जोहान्सबर्ग यहाँ पर रहा जोहान्सबर्ग। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंसेन है,
यहाँ पर देखिए किम्बरले हैं, ये जो ब्लोमफोंटेन यहाँ पर इसको न्यायिक राजधानी है हमारी किसकी, दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है। और कुछ देखिए दो देश आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक तो लेसोतो देश जो पूर्णतः दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ देश है, और यहाँ पर देखिए आपका स्वाजीलैंड देश, ये हमारा जो है स्वाजीलैंड जो देश देखिए मोजाम्बिक और हमारा जो साउथ दक्षिण अफ्रीका इनसे ये घिरा हुआ देश है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको प्रिटोरिया दिखाई दे रहा होगा, ये विधायी राजधानी है। तो ये कुछ आपको बातें याद होनी चाहिए दक्षिण अफ्रीका के बारे में। सबसे बड़ा यहाँ का नगर है जोहान्सबर्ग, और डरबन में मित्रों भारतीय मूल, और केपटाउन में निगरो और नटाल प्रांत में जुलू जो है यहाँ पर सर्वाधिक निवास करते हैं, किसमें, दक्षिण अफ्रीका के इन शहरों में। और ये जो रंग भेद की जो नीति का विरोध भी इसी देश में सर्वाधिक इस देश में से पहले हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको बातें पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं मिस्र देश के बारे में। तो मिस्र देश इसकी राजधानी काहिरा, मैंने आपको वैसे तो बातें बताई हैं, आसवान बांध, नासिर झील वगैरह, नील नदी यहाँ से बहती हैं, अलेक्जेंड्रिया, सिकंदरिया, काहिरा, यहाँ पर रेल मार्ग हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पर जो मरुस्थल था, नोबियन मरुस्थल वगैरह, इसके बारे में भी चर्चा की आपसे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और यह जो राजधानी यहाँ पर जो है खमसिन, यहाँ पर पवने हैं, ठीक है। और राजधानी काहिरा है, नील नदी के किनारे, और यहाँ का सबसे बड़ा पोर्ट है मित्रों सिकंदरिया पोर्ट है, और नील नदी के मुहाने पर है, चापाकार ये डेल्टा बनाती हैं। और नील नदी को मिस्र का क्या कहा जाता है, वरदान कहा जाता है। और नील नदी के किनारे मिस्र में मेसोपोटामिया जो सभ्यता ये विकसित हुई थी। आगे बात करते हैं तंजानिया देश की, इसकी राजधानी डोडोमा है, ये आप देख सकते हैं डोडोमा, ये दार एस सलाम यहाँ से जाती है, मध्य भाग वाली जो हमारी केप काहिरा रेल मार्ग उसका मध्य भाग दार एस सलाम तक आता है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया आपको। और यहाँ पर देखिए यहाँ का सबसे बड़ा पोर्ट जो है दार एस सलाम है, और इस महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है विक्टोरिया है, और यहाँ पर गहरी झील तंगानिका वो सब कुछ यहाँ पर इसी देश में स्थित है। और यहीं पर हमारा माउंट किलिमंजारो है, तंजानिया केन्या की वगैरह सीमा पर, ठीक है। और बात करें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, तो मैंने आपको कांगो बेसिन वगैरह आपको बताया यहाँ पर। तो इस महाद्वीप का पूर्णतः हिंसात्मक रूप से ये देश बेल्जियम से स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। तो ये इस महाद्वीप का ऐसा देश है जो पूर्णतः हिंसात्मक रूप से जो है आज़ाद हुआ था, बेल्जियम से आज़ाद हुआ था। और इस देश को चिड़ियाघरों का देश कहा जाता है, कांगो बेसिन वगैरह यहाँ पर है, ठीक है। और इस विशाल जंगलों की भूमि ये है, और यहाँ की प्रमुख जनजाति बंतू भी हैं, ठीक है। सवाना यहाँ पर जो है घास वगैरह मैदान है, और बंतू। और यहाँ का जो है प्रमुख बंदरगाह कौन सा, मतादी, जो यहाँ पर देख सकते हैं ये मतादी जो यहाँ पर बंदरगाह है, ठीक है। ये जो नदी है यहाँ पर कांगो जाहिर जो नदी है होकर के आती है ना, तो यहाँ पर मतादी में यहाँ पर अपना जल घेरती है अटलांटिक महासागर में। और नाइजीरिया देश की बात करें मित्रों, तो यहाँ पर बात करें यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, राजधानी इसकी अम्बुजा है, और अबूजा होगा, अम्बुजा सीमेंट नहीं होगा, अबूजा होगा, ठीक है। और प्रमुख बंदरगाह लागोस है, इसका पोर्ट जो है पोर्ट हॉटकोट, और लागोस आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये लागोस रहा, ठीक है। और ये हमारा पोर्ट हॉटकोट रहा। और उपनाम की बात करें तो पाम तेल का देश कहा जाता है, नाइजीरिया नदी वगैरह यहाँ से बहती हैं, और नाइजर नदी सॉरी। और ये गुयाना की खाड़ी यहाँ पर स्थित है, ये गुयाना की खाड़ी है, गुयाना की खाड़ी, ठीक है। और ये हमारी गल्फ ऑफ गिनी है। तो ये हमने मित्रों अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ लिया है। और भी कैसे छुटपुट जो फैक्ट वगैरह आपको मिलते हैं बुक में, वो भी आप जोड़ लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम जो है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका इन महाद्वीपों को एक साथ पढ़ लेंगे। फिर हम एशिया यूरोप वगैरह पढ़ लेंगे, और हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को हम साथ में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।